हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो कंप्यूटर नेटवर्क में बेटा यूनिट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके लेक्चर नंबर 7 में आज हम डेटा लिंक लेयर का जो एरर डिटेक्शन और करेक्शन मैकेनिज्म होता है उसका पहला पार्ट जो है एरर डिटेक्शन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ 3 मेन टॉपिक्स हैं जो आज डिस्कस करने हैं, जैसे पैरिटी बिट क्या होता है, चेकसम मतलब ये एरर डिटेक्शन के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म्स हम यूज करते हैं, और थर्ड वन इज सीआरसी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर का टारगेट रहेगा। और इसके साथ साथ एकेटीयू में इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आए हैं, जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, वो सारे मैं इस लेक्चर के अंदर कवर करूंगी। जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। बीटेक 6 सेमेस्टर में सीएसआईटी और इसके जितने भी अलाइड कोर्सेज हैं, इसमें बेटा आपके 6 सेमेस्टर में 3 कोर सब्जेक्ट्स जो चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंपाइलर डिजाइन और कंप्यूटर नेटवर्क, इन तीनों का कॉम्बो पैक गेटवे क्लासेस की एप्लीकेशन में ऑलरेडी अवेलेबल है और वहां हम ऑलरेडी 2 यूनिट ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स की कवर अप हो चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो इसमें कोर्स के लिए एनरोलमेंट कर सकते हैं और अपनी टाइमली अपनी पढ़ाई आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, लेक्चर में आज वाले में हम जो मेन हमारा टॉपिक है वो है एरर डिटेक्शन। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि एरर डिटेक्शन क्या होता है या एरर क्या होती है, कितनी तरह की एरर होती है, और उसके बाद डेटा लिंक लेयर में एरर को डिटेक्ट करने के लिए कौन कौन से मैकेनिज्म्स हैं जो हम यूज करते हैं। ठीक है, एरर बेसिकली क्या है? देखिए, जब भी आप कंप्यूटर नेटवर्क की टर्म में हम बात करें या हम कोई डिजिटल डेटा को ट्रांसमिट करने की बात करें, तो जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं तो दैट इंफॉर्मेशन इज बेसिकली अ बाइनरी इंफॉर्मेशन, है ना, जो किसी कम्युनिकेशन मीडियम के ऊपर ट्रैवल करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है या सेंडर से रिसीवर तक जाती है। तो बाइनरी बिट्स की फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन फ्लो होती है, अगर मान लीजिए आप 100 बिट्स को ट्रैवल करा रहे हैं, 10 बिट्स, 20 बिट्स, जितनी भी बिट की इंफॉर्मेशन आपने भेजी, अगर उनमें से कोई एक बिट भी ऑल्टर हो जाए किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से, किसी नॉइस की वजह से, या कुछ सिग्नल में एटीन्यूएशन की वजह से, एनी रीजन में भी, है ना, अगर आपका जो डेटा ट्रैवल कर रहा है उसकी कोई एक बिट भी ऑल्टर हो जाए, ऑल्टर होने का मतलब क्या होता है, 0 है या तो 1 हो जाए, 1 है तो 0 हो जाए, बिट की जो वैल्यू है अगर वो चेंज हो जाए तो जो पूरा डेटा होता है हमारा, वो पूरा का पूरा डेटा एरर्ड हो जाता है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी डेसिमल नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें, मान लीजिए आपने किसी डेसिमल नंबर का 8 बिट में बाइनरी रिप्रेजेंटेशन लिख रखा है, तो आप खुद सोच के देखिए कि अगर एक बिट भी चेंज हो जाएगी तो जो डेटा की वैल्यू है वो कंप्लीटली मॉडिफाई हो जाएगी, है ना। तो वो सिचुएशन, उसको हम कहते हैं एरर इन इंफॉर्मेशन। तो ये जो एरर्स होती हैं ट्रांसमिशन में, इनको डिटेक्ट करना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सेंडर जब किसी इंफॉर्मेशन को भेजता है तो सेंडर को सबसे पहली बात ये पता चल जानी चाहिए कि उसका जो डेटा है वो करेक्टली रिसीवर के पास रिसीव हुआ या उस डेटा में कहीं या डेटा लॉस है या डेटा में कहीं एरर है। तो डेटा का लॉस अगर है तो क्या करता है सेंडर? रीट्रांसमिट करता है ना। पैकेट का लॉस है या कुछ भी है तो वो रीट्रांसमिट कर देता है। अब सेंडर को ये भी पता चल जाना चाहिए कि जो डेटा रिसीव हुआ रिसीवर के पास, वो रिसीव तो हो गया, लॉस नहीं हुआ, लेकिन एरर्ड डेटा है। तो अगर डेटा में एरर है तो भी डेटा को रीट्रांसमिट करने की रिक्वायरमेंट है। तो इन सारे मैकेनिज्म्स को प्रॉपर्ली हैंडल करने के लिए एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले ये पढ़ेंगे कितने टाइप की एरर्स होती हैं और फिर उसके बाद हम कौन कौन से मैकेनिज्म यूज करते हैं इनको डिटेक्ट करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, डेटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। बिल्कुल मेन पॉइंट्स मैंने यहां पर लिखे हैं ताकि एग्जाम में कोई बात आपसे पूछी जाए तो आप टू द पॉइंट उसका आराम से आंसर कर पाए। बहुत ज्यादा थ्योरी मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर में इंक्लूड ना हो। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कुछ स्मॉल लेवल की एरर को टॉलरेट कर सकती हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? जैसे एरर्स इन ऑडियो एंड वीडियो ट्रांसमिशंस में बी टॉलरेबल। मतलब हम बात कर रहे हैं, अगर बात करते करते 2 सेंटेंस मैंने बोले और उन सेंटेंस में से बीच का कोई एक प्रीपोजिशन इज, एम, आर, यस, नो, अगर आगे पीछे थोड़ा मिस हो जाता है तो क्या जो पूरा ट्रांसमिशन है वो खराब हो जाएगा? नहीं। सामने वाले को, सुनने वाले को अगर एक आधा वर्ड मिस भी हो जाएगा तो वो एनी हाउ बात को इंटरप्रेट करके बातों से समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर मैं कोई मैसेज डिजिटल फॉर्म में आपको भेजूं और उस मैसेज में कहीं कोई ऑल्टरेशन हो जाए तो उस मैसेज का पूरा ही मीनिंग चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम टेक्स्ट में डेटा को ट्रांसफर करते हैं
तो वहां पर बहुत हाई लेवल की एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि ऑडियो वीडियो ट्रांसमिशन में थोड़ी बहुत अगर एरर है भी तो वो कहीं ना कहीं वायबली मैनेज हो जाती है ना। तो टेक्स्ट को अगर हम ट्रांसमिट करते हैं या किसी डेटा को ट्रांसमिट करते हैं तो इन दैट केस द एरर शुड बी कंप्लीटली अवॉइडेड, है ना, द ट्रांसमिशन शुड बी एक्यूरेट। अब कितने टाइप की एरर होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। देखो, सबसे सिंपल होती है सिंगल बिट एरर और बहुत रेयर होती है। सिंगल बिट एरर का मतलब क्या है कि आपने कुछ डेटा ट्रांसमिट किया और उस डेटा के ट्रांसमिशन में सिर्फ एक बिट में अगर एरर आ गई तो उस बिट को सिंगल बिट एरर कहा जाता है। तो देखिए यहां पर हम 8 बिट्स हैं, टोटल 8 बिट्स हैं जो सेंडर ने सेंड की, और इनमें से सिर्फ ये वाली जो बिट है ये बिट ऑल्टर होके 0 से 1 हो गई, है ना। तो 0 हैज बीन चेंज टू 1। तो इस टाइप की जो एरर्स होती हैं उनको सिंगल बिट एरर कहा जाता है। ये बड़ी सिंपल बात है, डेटा में से अगर खाली एक बिट में ऑल्टरेशन हो गया, मॉडिफिकेशन हो गया तो हमने उसे सिंगल बिट एरर कह दिया। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये जो सिंगल बिट एरर्स होती हैं ये मोस्ट अनलाइकली एरर्स होती हैं, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं डेटा में कि उसकी सिर्फ एक ही बिट एरर्ड हो जाए, है ना। ऐसा क्यों, इसके बारे में समझते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ऑलरेडी, लीस्ट लाइकली टाइप ऑफ एरर इन सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। सबसे कम ये एरर होने के चांसेस होते हैं। क्यों है ऐसा, देखिए अगर हम एग्जाम्पल की तरह देखें, अगर मान लो हमारा जो डेटा है उसको हम 1 MBPS की स्पीड पे सेंड कर रहे हैं। 1 MBPS की स्पीड पे सेंड करने का क्या मतलब है, चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज हमारा जो डेटा रेट है वो कितना है, 1 MBPS। इस बात का क्या मतलब, डेटा रेट के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो एक बिट है वो कितनी देर तक चैनल पे रही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिंगल बिट एरर होने के क्या चांसेस होते हैं। इसका मतलब ये है कि हाउ मेनी चांसेस आर देयर कि आपके चैनल पर सिर्फ एक ही बिट होगी। भाई चैनल पर एक बिट जितनी देर के लिए चैनल पे रहेगी, अगर सिर्फ उतनी ही देर के लिए नॉइस या कोई इंटरफेरेंस आए तो हम कहेंगे ना कि सिर्फ एक बिट एरर हुई, वरना जितनी बिट्स चैनल के ऊपर होंगी उन सबके एरर होने के चांसेस होंगे, है ना। तो अगर मान लो हमें गिवन है कि 1 MBPS का चैनल है हमारा, उसका बिट रेट या डेटा रेट जो है वो 1 MBPS है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात से हमें क्या समझ में आता है, इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में कितनी 1 MB मतलब 1 मेगाबिट्स पर सेकंड, एक सेकंड में 10⁻⁶ बिट्स जो है वो ट्रैवल करती हैं। इसका मतलब यही है ना, इस बात को इंटरप्रेट करो कि 1 मेगाबिट्स पर सेकंड जो है वो डेटा रेट है, तो एक सेकंड में कितनी बिट्स हैं, 10⁻⁶ बिट्स। तो अगर मैं ये कहूं कि आपके चैनल पर एक बिट कितनी देर तक होगी, इस बात का उल्टा मैंने पूछा, फॉर हाउ मच टाइम 1 बिट विल लास्ट, तो द टाइम फॉर विच 1 बिट लास्ट इज इक्वल टू 1/10⁻⁶। भाई एक सेकंड में इतनी बिट्स हैं जो चैनल के ऊपर हो सकती हैं, और अगर हम देखें कि एक बिट कितनी देर तक रहेगी तो कितनी देर तक रहेगी, 1/10⁻⁶ सेकंड्स तक रहेगी। तो इस बात का मतलब क्या हुआ कि मतलब 1 माइक्रो सेकंड तक एक बिट जो है वो चैनल के ऊपर रहेगी। तो ये इस बात के कितने चांसेस हैं कि सिंगल बिट एरर ही आपकी डेटा में आएगी। मतलब अगर सिर्फ इतने ही 1 माइक्रो सेकंड का कोई इंटरफेरेंस या 1 माइक्रो सेकंड का ही कोई नॉइस अगर आपके चैनल पे आता है तभी तो हम कहेंगे कि एक सिंगल बिट को वो इंपैक्ट करेगा। तो दिस इज हाईली अनलाइकली, ये बहुत कम चांसेस हैं। भाई जो नॉइस आएगा वो सिर्फ 1 माइक्रो सेकंड का नहीं आएगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा आएगा, और थोड़ा सा ज्यादा आएगा तो वो ज्यादा नंबर ऑफ बिट्स को इफेक्ट करके जाएगा। तो इसलिए ये कहते हैं कि ये जो सिंगल बिट एरर होती है ये लीस्ट लाइकली एरर होती है, क्योंकि बहुत कम चांसेस हैं कि इतने कम टाइम का नॉइस आए कि वो सिर्फ एक ही बिट को अफेक्ट करके जाए। ठीक है, तो देखिए अब इसी एग्जाम्पल को देखिए। सपोज डेटा इज सेंट एट 1 MBPS मीन्स ईच बिट लास्ट ओनली फॉर 1/10⁻⁶ seconds और 1 microsecond. For a single bit error to occur, the noise must have a duration of only 1 microsecond, which is very rare. ठीक बात है। तो यहां से ये जो एग्जाम्पल है ये इंपॉर्टेंट है, सिंगल बिट एरर कोई पूछता है, या इस तरह से न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है कि ये बिट रेट है तो बिट ड्यूरेशन कितना होगा। इस तरह के न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी यूनिट 1 में कवर किए हैं। ठीक है, चलिए इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है हो गई होगी। तो अब ऑन द कॉन्ट्रेरी दूसरी टाइप की जो एरर्स आती हैं
उनको हम बोलते हैं बर्स्ट एरर्स। अब बर्स्ट एरर्स कौन सी हैं? वो एरर जो सिंगल बिट को अफेक्ट ना करके एटलीस्ट 2 बिट को अफेक्ट करती हैं, 2 या 2 से ज्यादा बिट्स जब चेंज हो जाती हैं तो उन एरर्स को हम बर्स्ट एरर्स कहते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि बर्स्ट एरर का मतलब ये नहीं है कि कितनी 2 या 2 से ज्यादा मतलब कितनी बिट्स अफेक्ट हुई। बर्स्ट एरर का मतलब है कहां से लेके कहां तक की बिट्स अफेक्ट हुई, वो जो पूरी लेंथ होती है ना, वो पूरी एरर की लेंथ बनती है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि देखिए, सपोज ये जो डेटा सेट है या जो डेटा पैटर्न है ये हमने भेजा, और इस पूरे डेटा पैटर्न में एक बिट तो ये चेंज हो गई, पहली बिट ये 0, दूसरी बिट ये चेंज हुई, और तीसरी बिट ये चेंज हुई, और ये भी चेंज हुई। ये 4 बिट्स मान लो चेंज हुई। ये वाली बिट 0 से 1 हो गई, ये 0 से 1 हो गई, ये 0 से 1 हो गई, और ये 0 से 1 हो गई। बाकी की पहले की आखिरी की जितने भी बिट्स हैं वो एज इट इज इंटैक्ट गई। तो आप कितने कहेंगे इसकी बर्स्ट एरर की जो लेंथ है वो कितनी है? हम ये कहेंगे कि जहां से शुरू हुई एरर होनी और जहां तक हुई, टोटल नंबर ऑफ बिट्स को काउंट कीजिए, उतनी बिट्स को हम एरर्ड मानते हैं। तो बर्स्ट एरर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द बिट्स, मतलब जितनी बिट्स को हम एरर्ड मानेंगे वो कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कहेंगे कि 8 बिट्स जो हैं वो एरर्ड हो गई। पहली बिट जो एरर हुई और लास्ट बिट जो एरर हुई, उनके बीच में जितनी भी बिट्स आ रही हैं वो बिट्स भी एरर्ड बिट्स मानी जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दिस इज द लेंथ ऑफ बर्स्ट एरर। अब बर्स्ट एरर के अकर होने के चांसेस सिंगल बिट एरर के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। तो देखिए, बर्स्ट एरर इज मोर लाइकली टू अकर देन अ सिंगल बिट एरर। रीजन वही है कि जो आपका नॉइस है या जो इंटरफेरेंस है वो एटलीस्ट इतने सेकंड तक के लिए आती है कि वो मोर देन 1 बिट्स को अफेक्ट करके चली जाती है। तो देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ नॉइस इज नॉर्मली लॉन्गर देन द ड्यूरेशन ऑफ 1 बिट, सो नॉइस अफेक्ट्स अ सेट ऑफ बिट्स, ठीक। द नंबर ऑफ बिट्स अफेक्टेड डिपेंड्स अपॉन द डेटा रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ नॉइस। ये तो सीधी सीधी बात है जो हमें पता चली थी अभी, है ना। कितनी देर के लिए कितना डेटा रेट है आपके चैनल का, मतलब कितने बिट्स 1 सेकंड में वो पास कर सकता है, और साथ में कितनी देर के लिए नॉइस आया, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने बिट्स एरर करके जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 एग्जाम्पल यहाँ पर प्लेस्ड है। इफ डेटा इज सेंट एट रेट 1 kbps पर अगर गया और नॉइस जो है वो 1/100 सेकंड तक आया, तो ये 10 बिट्स को इफेक्ट करेगा। अभी हमने करके देखा था, है ना। अगर फिर से देखिए, अगर डेटा रेट आपका 1 kbps है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बिट 1/1000 सेकंड तक चैनल पे रहेगी, और अगर 1/100 सेकंड की नॉइस आएगी तो नेचुरली वो 10 बिट्स को अफेक्ट करके जाएगी। ऐसे ही अगर 1 mbps की बात करें तो वो 100 बिट्स को अफेक्ट 10,000 बिट्स को अफेक्ट करके जाएगी। तो ये सारे के सारे मैकेनिज्म से आप सीधा सीधा ये बता सकते हैं कि जो सिंगल बिट एरर है उसके अकर होने के चांसेस कम होते हैं, बर्स्ट एरर जो है वो मोस्ट लाइकली अगर होती है डेटा ट्रांसमिशन में। ठीक है बेटा, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं इसको। तो अब रिडंडेंसी एक मेजर है। रिडंडेंसी क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं। देखिए, तो ये जो एरर्स हैं, जैसे हमने कहा सिंगल बिट एरर या बर्स्ट एरर्स, इन एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो एरर कंट्रोल मैकेनिज्म है वो बेसिकली क्या करता है, कुछ रिडंडेंसी बिट्स को डेटा के साथ ऐड करके भेज देते हैं। कंसेप्ट क्या है कि जो डेटा बिट्स हैं वो भेजी जाएंगी सेंडर से, और उनके साथ कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा बिट्स लगा के भेजी जाएंगी। ठीक है, तो रिसीवर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सेंडर और रिसीवर के बीच में पहले से अंडरस्टैंडिंग होगी। रिसीवर वो जो रिडंडेंट बिट्स हैं उनके साथ फिर दोबारा से कुछ कैलकुलेशन करेगा, फिर दोबारा कैलकुलेट करेगा, और अगर उस ऑपरेशन में ऐसा लगता है कि देयर इज सम चांसेस ऑफ एरर, तो वो फिर सेंडर को रीट्रांसमिशन के लिए कह सकता है। ठीक है, तो रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, इट इज टू बी एबल टू डिटेक्ट और करेक्ट एरर्स वी नीड टू सेंड सम एक्स्ट्रा बिट्स विद आवर डेटा। ठीक है, अब these redundant bits are added by the sender and removed by the receiver। भाई सेंडर जब डेटा भेजेगा तो कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड करके भेजेगा, जो आपका रिसीवर है वो उन एक्स्ट्रा बिट्स को कुछ ऑपरेशन कैलकुलेट करके चेक कर लेगा कि डेटा में कोई एरर है या नहीं, और अगर डेटा में एरर है तो वो सेंडर को बता देगा कि आप रीट्रांसमिट कीजिए। अगर डेटा में एरर नहीं होगी तो वो रिडंडेंट बिट्स को रिमूव करेगा और डेटा को रिसीव कर लेगा और हायर लेयर्स को प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अब हमें पढ़ना यह है कि रिडंडेंट बिट्स क्या होती हैं, कितनी टेक्निक्स हैं, कितनी बिट्स ऐड करनी है, किस हिसाब से ऐड होती हैं, वो सारी चीजें हमें समझनी है। अब एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन 2 वर्ड्स होते हैं, 2 टर्म्स होते हैं। इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है? देखो, एरर डिटेक्शन का मतलब कि जो रिसीवर है उसे ये पता चल जाए कि जो डेटा मैंने रिसीव किया वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मॉडिफिकेशन हो गया।
अगर रिसीवर जो है वो एरर को डिटेक्ट कर पा रहा है तो इसका मतलब इस प्रोसेस को कहते हैं एरर डिटेक्शन। एरर करेक्शन का मतलब क्या है, दो तरीके से एरर को करेक्शन आप कर सकते हैं। या तो पता चल जाए कि कौन सी बिट में एरर है, भाई अगर रिसीवर ने डेटा रिसीव किया और रिसीवर को यह पता चल जाए कि भाई इस डेटा की कौन सी बिट में एरर है, तो बिट की तो दो ही पॉसिबल वैल्यूज है, या तो 0 होगी या 1 होगी। तो बिट में अगर एरर पता चल गई तो 0 है तो उसे वो 1 चेंज कर देगा, 1 होगी तो 0 चेंज कर देगा, है ना। तो एरर को करेक्शन किया जा सकता है अगर आपको बिट्स पता चल जाए कौन कौन सी एरर है, ठीक बात है। या फिर एरर करेक्शन रीट्रांसमिशन के जरिए भी किया जा सकता है, मतलब ना पता चले कि कहां पे एरर है लेकिन ये पता चल जाए कि एरर है, तो फिर उस केस में आप सेंडर को बता सकते हैं सेंडर विल रीट्रांसमिट द डेटा। तो जो डिटेक्शन है वो क्या है, चेकिंग वेदर द एरर अकर्ड, एंड करेक्शन इज आइडेंटिफाइंग द पोजीशन ऑफ द एरर, मतलब नंबर ऑफ एरर और साइज, कितनी एरर आई, कितनी बिट्स में आई, कहां से कहां तक की बिट्स एरर हो गई। अगर ये सारी बात आपको पता चल गई तो आप कहेंगे कि आप उन एरर्स को करेक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड एरर करेक्शन और रीट्रांसमिशन दो टर्म होते हैं। मैंने कोशिश की है बहुत मिनिमाइज यहां पर कंटेंट रखूं क्योंकि ऑलरेडी कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस बहुत ज्यादा है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो यहां पर पॉइंट्स की टर्म में मैंने लिखी हुई हैं। फॉरवर्ड एरर करेक्शन और रीट्रांसमिशन दो टर्म आपको सुनने को मिलेंगे। फॉरवर्ड एरर करेक्शन का मतलब क्या होता है, इसको शॉर्ट में FEC लिखा हुआ है, रिसीवर ट्राइज टू गेस द करेक्ट मैसेज यूजिंग रिडंडेंट बिट्स। फॉरवर्ड एरर करेक्शन का मतलब क्या है कि एरर करेक्शन फॉरवर्ड होने के बाद होगा, मतलब डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा, रिसीवर पर पहुंचेगा, रिसीवर अपने आप पहले डिटेक्ट करेगा एरर को और फिर खुद ही पता करके कि कहां पर किस तरह से मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूं कि ये जो मैसेज है, जो एरर्ड मैसेज है, उस एरर्ड मैसेज से मैं करेक्ट मैसेज को रिकवर कर लूं। ऐसे एरर करेक्शन को फॉरवर्ड एरर करेक्शन कहा जाता है, जहां पर रिसीवर ऑटोमेटिकली एरर को डिटेक्ट करके रिडंडेंट बिट्स की हेल्प से अपने आप उस एरर को करेक्ट करके करेक्ट मैसेज को रिसीव कर लेता है, ठीक है। अब रीट्रांसमिशन किसे कहते हैं, रीट्रांसमिशन का मतलब है कि एरर डिटेक्ट हुई और सेंडर को बता दिया गया कि एरर है एंड सेंडर विल रीट्रांसमिट, ठीक बात है। तो रीट्रांसमिशन कौन करता है, सेंडर करता है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन कहां पर होता है, रिसीवर पर होता है। रिसीवर अपने आप एरर को डिटेक्ट करके जो रिसीव्ड मैसेज है उसको करेक्ट कर लेता है, ठीक बात है। अब अगला एक टर्म है आपका हैमिंग डिस्टेंस। हैमिंग डिस्टेंस किसको कहते हैं ये पढ़ेंगे। देखिए, द हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स, वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, दो बिट पैटर्न जो आप एक साइज के भेज रहे हैं, दोनों सेम साइज के होने चाहिए, ठीक है। इज द नंबर ऑफ डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग बिट्स। करस्पॉन्डिंग बिट्स में कितनी बिट्स डिफरेंट हैं, ये जो मेजर है वो हैमिंग डिस्टेंस बताती है। मतलब क्या हुआ इसका, एग्जाम्पल की तरह देखिए, हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स एक्स एंड वाई। सपोज हमारे पास एक्स और वाई दो वर्ड्स हैं, कोड वर्ड्स हैं, और उनकी हैमिंग डिस्टेंस को हम स्मॉल डी के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। इट कैन बी फाउंड बाय अप्लाइंग द एक्सोर ऑपरेशन ऑन द टू वर्ड्स एंड काउंट द नंबर ऑफ वंस इन द रिजल्ट। एक्सोर ऑपरेशन क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ रखा है। एक्सोर ऑपरेशन क्या करता है, जहां सेम बिट्स होती हैं, अगर मैं दो वर्ड्स के ऊपर एक्सोर ऑपरेशन लगाऊं तो जहां सिमिलर बिट्स होंगी वहां पर एक्सोर 0 देता है, और जहां डिफरेंट बिट्स होती है वहां पर एक्सोर 1 प्रोड्यूस करता है ना। तो जहां जहां डिफरेंस होगा एक्सोर ऑपरेशन से वहां वहां 1 मिल जाएगा, और फिर फाइनली रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस आप काउंट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उन दो कोड वर्ड्स में, जो दो वर्ड के बीच का आप हैमिंग डिस्टेंस निकाल रहे हैं, उनके बीच में कितने बिट्स जो हैं वो आपस में डिफरेंट है, नेचुरली, है ना। तो इस तरह से एक्सोर ऑपरेशन करके हम हैमिंग डिस्टेंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए, दो एग्जांपल लिखे हुए हैं। पहला एग्जांपल क्या है, डी ऑफ 000, 011। ये दो कोड वर्ड हैं, मान लीजिए ये है x और ये है y, ये दो कोड वर्ड है, इनके बीच का हैमिंग डिस्टेंस निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, 000 फर्स्ट और दूसरा है 011। इन पर आपने एक्सोर ऑपरेशन परफॉर्म किया। एक्सोर ऑपरेशन का सिंबल मैंने यहां बना रखा है, दिस इज 0 1, डिफरेंट बिट्स हैं 1, डिफरेंट बिट्स हैं 1, सेम बिट्स हैं तो 0। ये आंसर आ गया 011। हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर, देयर आर 2 वंस, 2 वंस आर देयर, है ना। तो इसकी जो हैमिंग डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। बस इस बात के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों की हैमिंग डिस्टेंस निकालूं, ये क्या है, ये एक्सोर ऑपरेशन का सिंबल आप यहां पर बना लीजिए। देखिए, अब इन दोनों की हैमिंग डिस्टेंस निकाल लो। ये क्या है, 1 0 1 0 1 एंड दिस इज 1 1 1 1 0। तो ये क्या है, दोनों अलग अलग है,
तो 1 डिफरेंट है, 1 सेम है, 0 अलग है, 1 सेम है तो 0। तो दिस इज 0 1 0 0 1। हाउ मेनी नंबर ऑफ वंस आर देयर? 3 वंस आर देयर। तो हैमिंग डिस्टेंस इज 3। ठीक है, तो किसी भी अगर आपको दो कोड दिए हैं और आपको उनकी हैमिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब 3 तरीके हैं। हम अगर कोई रिसीवर जब कोई रिसीव्ड मैसेज रिसीव करता है तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए 3 बेसिक मेथड्स हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली 3 बेसिक मेथड्स हैं, जिनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीआरसी, जिसको हम डिटेल में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, अब पहला है पैरिटी बिट, दूसरा है चेकसम और तीसरा है सीआरसी, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सबसे पहले पैरिटी बिट की बात करते हैं। पैरिटी बिट क्या होती है? देखिए बेटा, पैरिटी बिट का मतलब है कि जब सेंडर कोई डेटा पैटर्न भेजेगा या कोई डेटा भेजेगा तो उस डेटा के साथ वो एक एडिशनल बिट डेटा के में ऐड करके भेजेगा। ऐड मतलब अटैच करके भेजेगा। वो जो एडिशनल बिट होगी उसको हम पैरिटी बिट कहते हैं। तो देखिए, अ पैरिटी बिट इज एन एक्स्ट्रा बिट दैट इज एडेड टू द मैसेज बिट्स और डेटा वर्ड ऑन द सेंडर साइड। एडेड का मतलब बाइनरी एडिशन नहीं है, एडेड का मतलब अपेंडिंग है ना, वो एक बिट साथ में भेजी जाएगी। ठीक बात है। अब उस बिट की वैल्यू क्या होगी ये अभी हम इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं। अभी एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। डेटा वर्ड बिट्स अलोंग विद पैरिटी बिट्स आर कॉल्ड अ कोड वर्ड। मतलब पहले डेटा बिट आई, साथ में आपने पैरिटी लगाई, तो डेटा प्लस पैरिटी क्या बना? कोड वर्ड बना। उसको कह रहे हैं देयर आर 2 पैरिटी सिस्टम्स, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। ठीक है, इवन पैरिटी का क्या मतलब है, ऑड पैरिटी का क्या मतलब है, एग्जाम्पल से पहले इसको समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं, अगर हो सकता है यहां पर देखेंगे। चलो पहले इसको कंसेप्ट को समझो, यहां से देखते हैं। देखो बेटा, सपोज मैंने कोई डेटा वर्ड लिया 10110101। ठीक है, ये है मेरा डेटा वर्ड। ठीक बात है, ये मेरा डेटा वर्ड है। मुझे क्या करना है, इससे कोड वर्ड बनाना है। तो मुझे क्या करना है, पैरिटी लगानी है। मुझे पैरिटी लगानी है। अब पैरिटी में मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कौन कौन सी? या तो मैं इवन पैरिटी यूज करूं या फिर मैं ऑड पैरिटी यूज करूं। ठीक है, या तो इवन पैरिटी या फिर ऑड पैरिटी। अब देखो, इसी डेटा वर्ड को लिख रही हूं 10110101। ये मेरा डेटा वर्ड है। इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी, अगर इन दोनों में से कोई भी स्कीम हम फॉलो करेंगे तो इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ वंस। अगर मुझे इवन पैरिटी स्कीम फॉलो करनी है तो मुझे नंबर ऑफ वंस इवन बनाने हैं, और अगर मुझे ऑड पैरिटी फॉलो करनी है तो टोटल नंबर ऑफ वंस जो होंगे वो ऑड होने चाहिए। ठीक है, तो इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी में जो बिट की वैल्यू है वो बिट की वैल्यू या तो 0 आएगी या 1 आएगी, ये डिसाइड करेंगे। चलो अब मान लो हम इवन पैरिटी कंसिडर कर रहे हैं। इसमें काउंट करो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ वंस 5 है। अगर मुझे इवन पैरिटी सिस्टम यूज करना है तो नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, इवन होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां पर इसकी वैल्यू, मुझे बिट की वैल्यू जो है वो मुझे 1 लेनी पड़ेगी, पैरिटी की वैल्यू मुझे 1 लेनी पड़ेगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वंस जो है वो 6 बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। तो इवन पैरिटी स्कीम अगर हम यूज करते हैं तो इस पैरिटी बिट को हमें 1 सेट करना पड़ेगा। अब अगर मैं ऑड पैरिटी स्कीम यूज करूं तो यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5 मतलब ये ऑलरेडी ऑड है और ऑड ही मुझे चाहिए, तो यहां पर मुझे पैरिटी बिट को 0 लेना है, ताकि जो टोटल कोड वर्ड है उसमें नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड रहे। तो अब इससे क्या बना, कोड वर्ड क्या बना मेरा, सेंडर ने क्या भेजा 10110101। ये तो मेरा हुआ डेटा। और उसके बाद अगर मैं इवन पैरिटी या ऑड पैरिटी लगा के भेजूं, इवन पैरिटी है तो 1, ऑड पैरिटी है तो 0, ये है मेरी पैरिटी बिट। और इसी को हम रिडंडेंट बिट भी कह रहे हैं। यही है वो रिडंडेंट बिट जो कि डेटा के साथ जाएगी। ये पूरा का पूरा मेरा कोड वर्ड है जो कि रिसीवर के साइड पर जाएगा। अब रिसीवर क्या करेगा भैया, तो 1 जाएगा साथ में अटैच होके या फिर 0 जाएगा। इवन पैरिटी है तो 1 जाएगा, ऑड पैरिटी है तो साथ में 0 जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इवन पैरिटी स्कीम फॉलो करूं तो ये जाएगा 1 0 1 1 0 1 0 1 और ये एडिशनल पैरिटी बिट। ठीक है, और अगर मैं ऑड पैरिटी, इवन के केस में ये है
और ऑड के केस में क्या बनेगा 1 0 1 1 0 1 0 1 और 0। इस तरह से या तो ये कोड वर्ड जाएगा इवन पैरिटी है तो, अगर ऑड पैरिटी है तो ये वाला कोड वर्ड जाएगा। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर के पास अपना जो एनालाइजर है, जो चेकर है, वो क्या करेगा, यहां पर पैरिटीज को काउंट करेगा। देखो ये हमें पता है कि जब भी हम कंप्यूटर नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स की बात कर रहे हैं, जितने भी टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो जो रूल्स रेगुलेशंस या जो भी मेथड्स सेंडर यूज करता है वही मेथड रिसीवर भी यूज करता है। तो अगर सेंडर इवन पैरिटी सिस्टम पे काम कर रहा है तो रिसीवर को ये बात पता है कि सेंडर इवन पैरिटी सिस्टम पे काम कर रहा है। एग्जैक्टली उसी तरह से रिसीवर भी उस एरर को चेक करेगा। तो रिसीवर ने क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ वंस काउंट करके देख लेने, अगर उसे नंबर ऑफ वंस यहाँ पर इवन मिलते हैं तो वो कहेगा कि इसका मतलब ठीक है, और अगर नंबर ऑफ वंस उसको को ऑड मिलते हैं तो यहाँ कहेगा यहाँ कहीं ना कहीं एरर आ गई, क्योंकि मैंने तो इवन पैरिटी सिस्टम यूज किया था। ऐसे ही इसमें नंबर ऑफ वंस अगर ऑड मिलते हैं तो वो करेक्टली रिसीव कर लेगा, ये सोचेगा कि एरर नहीं है, और अगर उसे नंबर ऑफ वंस यहाँ पर इवन मिले तो उसे समझ में आ जाएगा कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिट में एरर है। ठीक बात है। तो बस इस कंसेप्ट को की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये देखिए, तो पैरिटी को अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दें तो किस तरह से काम करती है। इवन पैरिटी, ऑड पैरिटी मैंने आपको बता दिया। ऑड पैरिटी के लिए वही चीज जो मैंने करके दिखाई वही थ्योरी में लिख रखी है। ठीक है, अब सिंपल पैरिटी चेक क्या करता है, दिस इज कॉल्ड सिंपल पैरिटी चेक। सबसे पहला कोड है सिंपल पैरिटी चेक कोड। ये क्या करता है, ये देखिए ध्यान से समझना है, जो चीज अभी हमने देखी बिल्कुल एग्जैक्टली उसी को पिक्चर्स में दिखा रखा है। ये अनरिलायबल ट्रांसमिशन चैनल है। अनरिलायबल का मतलब क्या है कि इसमें पॉसिबिलिटी है कि जो डेटा हम भेजेंगे उस डेटा में एरर हो सकती है ऑन द वे, इसलिए हम इसको अनरिलायबल ट्रांसमिशन कह रहे हैं। ठीक है, अब यहां से डेटा वर्ड हमने भेजा, 4 बिट का डेटा वर्ड भेजा। सेंडर डेटा वर्ड को भेजने से पहले एक पैरिटी को जनरेट करेगा। देखो ये जनरेटर है जो कि क्या करता है, इन चारों बिट्स को कंसिडर करके एक पैरिटी उसने जनरेट की, और वो पैरिटी बिट उसने डेटा के साथ अटैच कर दी और फाइनली ये कोड वर्ड बना दिया। नाउ दिस कोड वर्ड विल बी सेंड टू द ट्रांसमिशन मीडियम, है ना। और जब रिसीवर तक ये कोड वर्ड पहुंचेगा तो रिसीवर भी इन सारी की सारी बिट्स को अपने चेकर में डालेगा और एक सिंड्रोम कैलकुलेट करेगा। सिंड्रोम का मतलब क्या है कि वो डिसीजन लॉजिक जो ये बताएगा कि ये नंबर ऑफ वंस जो है वो इवन है या ऑड है, जो पैरिटी स्कीम हमने यूज की थी उसी के अकॉर्डिंग ये यहां पर कैलकुलेशन करेगा। और अगर डिसीजन लॉजिक इसका कहता है कि नंबर ऑफ वंस इवन है, इवन पैरिटी स्कीम यूज की है और इनमें भी नंबर ऑफ वंस इवन है, तो इट विल एक्सेप्ट द मैसेज, और अगर नंबर ऑफ वंस जो है वो ऑड है देन इट विल रिजेक्ट द मैसेज, है ना, इट विल डिस्कार्ड द मैसेज। इस तरह से सिंपल पैरिटी चेक कोड काम करता है। लेकिन देखने में ही समझ में आ रहा है कि क्या ये बहुत एफिशिएंट है, क्या ये हर तरह की एरर को फाइंड आउट कर सकता है, नहीं कर सकता। क्यों, किस तरह की एरर्स होंगी जो ये फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, सिंपल पैरिटी चेक कोड कैन डिटेक्ट एन ऑड नंबर ऑफ एरर्स। क्या मतलब हुआ इस बात का, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया इसी एग्जाम्पल में हम समझ लें, ये एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। चलिए अगर मैं ये पहले वाले कोड की बात करती हूं, मैं इस कोड की बात कर रही हूं, फर्स्ट कोड की बात कर रही हूं जहां हमने इवन पैरिटी यूज की। अगर यहां ऑड नंबर ऑफ एरर्स हैं, ऑड नंबर ऑफ एरर मतलब अगर एक बिट अफेक्ट हो जाती है, कोई भी एक बिट चेंज हुई तो ये डिटेक्ट कर लेगा। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ वंस जो हैं वो कम हो जाए, चेंज हो जाएंगे। अब देखिए एग्जांपल देखिए, सपोज मैंने एग्जांपल लिया 1 0 1 1 0 1 0 1 1, ठीक है, और कोई एक बिट में हमने एरर बना दिया। मान लो ये बिट जो है ये डिस्ट्रॉय हो गई और हो गया ये 1 0 1 1 0 0 0 1 1, ये जो बिट है ये ऑल्टर हो गई। नहीं, मैंने कहीं कुछ गलती कर दी। This is 1 0 1 1 0 and this 1 has been converted to 0, then this 0 1 1, ठीक है, ये बिट जो है ये चेंज हो गई। अब देखो अगर हम इवन पैरिटी स्कीम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 से यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो क्योंकि पैरिटी चेंज हो गई तो रिसीवर को ये पता चल जाएगा कि इवन पैरिटी ना होके ये तो ऑड पैरिटी बन गई, तो इसका मतलब देयर इज सम एरर इन द मैसेज, है ना। तो इसका मतलब रिसीवर डिटेक्ट कर लेगा। ये नहीं डिटेक्ट कर पाएगा कौन सी बिट में एरर है, ये बात ध्यान रखनी है, कौन सी बिट में एरर है अगर ये भी डिटेक्ट कर लेगा तो ये एरर करेक्शन हो जाएगी। लेकिन ये एरर करेक्शन नहीं है, डिटेक्शन है। रिसीवर को सिर्फ ये समझ में आएगा कि जो मैसेज उसने रिसीव किया उसमें कहीं ना कहीं कुछ एरर है, ठीक है। तो ऑड नंबर मतलब एक बिट हमने एरर की तो हमें समझ में आ गया कि इस बिट में एरर हुई। पहली चीज 1 बिट एरर,
ठीक बात है। अब पहला, ये तो पहला केस लिया मैंने। अब इसी का मैं अगर दूसरा केस लूं जिसमें 2 बिट को एरर कर दूं, मान लो सपोज 1 0 1 1 0 1 0 1 1, ये डेटा था और पहले मैंने इस बिट को एरर किया और एक मैंने इस बिट को एरर कर दिया, मैंने 2 बिट को एरर कर दिया, है ना। तो क्या बना मेरा डेटा 1 0, इस 1 की जगह 0 आ गया, ये 1 एज इट इज 0 1 और इस 0 की बजाय भी 1 आ गया, फिर ये 1 1। ठीक है, ये 2 बिट है, ये दोनों बिट मॉडिफाई हो गई। अब देखो इसमें इवन पैरिटी होनी चाहिए थी, ये ओरिजिनल मैसेज है जो हमने भेजा था। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6। एरर्ड होने के बाद भी इसकी जो पैरिटी है वो इवन पैरिटी ही रही। तो इसका मतलब है अगर 2 बिट एरर अगर है तो वो यहां पर नॉट डिटेक्टेड। 2 बिट अगर एरर आई तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि पैरिटी ने कोई चेंज क्रिएट नहीं किया। अगर मैं इनमें से कोई 3 बिट में एरर कर दूं तो फिर डिटेक्ट हो जाएगी एरर। क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि 2 बिट अगर चेंज होती हैं तो बिट में 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या 1। तो 0 से 1 होगी या 1 से 0 होगी। तो 2 बिट अगर चेंज हो गई तो फिर नंबर ऑफ वंस में कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अगर 2 1 0 हुए तो 2 0 से बन गया। अगर कोई एक एक में चेंज हुआ, एक 1 से 0 हो गया, दूसरा 0 से 1 हो गया, तो उस केस में भी दोनों न्यूट्रलाइज हो गए। तो इसका मतलब नंबर ऑफ वंस पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो सिंपल पैरिटी कोड है या सिंपल पैरिटी चेक कोड है वो ऑड नंबर ऑफ एरर्स को तो डिटेक्ट कर सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है, लेकिन इवन नंबर ऑफ एरर्स को डिटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक बात है। चलिए अब सेकंड आ जाता है आपका 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक। 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक क्या होते हैं? बहुत कम पूछे जाते हैं एग्जाम में, लेकिन पता होना चाहिए, बड़े सरल से इजी से टॉपिक है, हो सकता है कोई थ्योरी में क्वेश्चन इनके ऊपर पूछ लिया जाए। ये क्या है? इसमें क्या करते हैं, जो डेटा वर्ड होता है उसको टेबल की फॉर्म में हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल की तरह यहां से समझते हैं और इससे फिर जो चीज यहां लिखी है वही चीज एग्जैक्टली थ्योरी में लिखी हुई है। ठीक है, देखो ये ओरिजिनल डेटा है जो हमें सेंड करना है। हमने क्या किया, इस डेटा को कोड वर्ड की तरह अलग अलग रोज में लिख लिया। 1 1 0 0 1 1 1, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चारों के चारों को हमने 4 रोज में लिख लिया। बस इतना इतना ये डेटा का मैसेज है जो मैसेज हमें ओरिजिनली सेंड करना है। अब 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक क्या कहता है कि आप हर एक रो के लिए पैरिटी कैलकुलेट कीजिए और हर एक कॉलम के लिए भी पैरिटी कैलकुलेट कीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो सेंडर और रिसीवर के बीच में आप जिस प्रोटोकॉल को यूज कर रहे हैं, आप किस हिसाब से आप इवन पैरिटी स्कीम यूज कर रहे हैं या ऑड पैरिटी स्कीम यूज कर रहे हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, तो अब मान लो एग्जाम्पल में हमने क्या ले रखा है कि नंबर ऑफ वंस हम काउंट करेंगे और हर रो की एक पैरिटी बिट यहां पर लिख लेंगे जिसे हम रो पैरिटी कहेंगे। तो 1 2 3 4 5 अगर हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं, इवन पैरिटी स्कीम हम यूज कर रहे हैं, तो उस केस में देखो नंबर ऑफ वंस कितने होंगे 1 2 3 4 5। ऑड है तो इसलिए यहां पर जो पैरिटी है वो 1 ले ली, टोटल नंबर ऑफ वंस हो गए 6। इवन पैरिटी स्कीम बना ली हमने। अब यहां देखो 1 2 3 4 5, यहां भी 1 ले लिया। 1 2 3 4 है तो इसलिए यहां पर 0 लिख दिया। यहां 1 2 3 इसलिए यहां पर 1 लिख लिया। तो यहां हमने क्या किया, सारी रोज की पैरिटी कैलकुलेट कर ली। ऐसे ही हर कॉलम की पैरिटी कैलकुलेट करो। यहां देखो 1 2 2 ऑलरेडी है तो 0, 1 2 3 है तो 1 एक और, 4 वंस बन गए। 1 2 2 1 ऑलरेडी है तो 0 ऐड कर दिया। 1 2 3 3 1 है तो 4 बना लिए। 1 2 तो 0 ऐड किया। इस तरह हमने कॉलम पैरिटीज भी बना ली। जैसे हमने रो पैरिटी कैलकुलेट की थी वैसे हमने कॉलम पैरिटी भी कैलकुलेट कर ली। और फिर ये करने के बाद यहां से चेक कर लिया कि ये जो कॉलम पैरिटी आई उसके करस्पॉन्डिंग और जो रो पैरिटीज आई उनके करस्पॉन्डिंग भी एक एडिशनल पैरिटी बिट यहां पर लगा ली। ये क्या कर रहा है, ये रो पैरिटी और कॉलम पैरिटीज के लिए एडिशनल पैरिटी बिट है। क्या कर रहा है 1 1 2 3, तो 3 को 4 बना लिया इसने। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 है तो इसलिए यहाँ पर भी 4। ये बताएगा कि आपने करेक्ट पैरिटीज कैलकुलेट किया। अगर यहाँ पर कुछ गलती आ रही होगी ना, सेम नंबर आना चाहिए दोनों साइड से, अगर नहीं आ रहा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पैरिटी कैलकुलेशन में आपने मिस्टेक की है। तो इस तरह से ये सारी रोज की और सारी कॉलम्स की पैरिटी बनाता है और फिर फाइनली रो और कॉलम पैरिटीज को मिला के एक इस इंडिविजुअल पैरिटी बिट यहाँ पर ये जनरेट करता है। और उसके बाद इन सारे के सारे डेटा को 1 बाय 1 डेटा को और पैरिटी बिट्स को भेज दिया जाता है। तो देखो पहले क्या जा रहा है 1 1 0 0 1 1 1 1, ये वाला पहले ये पहले नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे ये, फिर तीसरे नंबर पे ये,
फिर चौथे नंबर पे ये, और फिर पांचवें नंबर पे ये। इस तरह से एक डेटा पैटर्न से आपने एक एडिशनल डेटा पैटर्न जनरेट कर लिया। ये पूरी की पूरी एडिशनल पैरिटी बिट्स हैं जो बाद में ऐड होके जा रही हैं, कॉलम पैरिटीज बिट्स हैं। ठीक है, इसे कहते हैं टू डायमेंशनल पैरिटी चेक। इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान से, क्या किया हमने, जो ओरिजिनल डेटा है उसी को रोज की फॉर्म में लिख लिया इन पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिट्स के हिसाब से। ठीक है, और फिर हर एक रो की और हर एक कॉलम की पैरिटी कैलकुलेट की, और ओरिजिनल डेटा के साथ पैरिटी बिट्स भी साथ में हम लगा के भेज देते हैं। तो पहले इसको रीड करते हैं। डेटा वर्ड इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ टेबल, रोज एंड कॉलम्स। डेटा आर पुट इन अ सेपरेट रोज, फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम अ पैरिटी बिट इज कैलकुलेटेड। The whole table is sent to the receiver, which finds the syndrome. Syndrome का मतलब क्या हुआ, वही कैलकुलेट करेगा कि पैरिटी जो है वो उसी के अकॉर्डिंग है या नहीं, जैसे के अकॉर्डिंग आपने भेजी गई है। फॉर ईच रो एंड ईच कॉलम, हर एक रो और कॉलम के लिए वो सिंड्रोम कैलकुलेट करेगा। 2D पैरिटी चेक कैन डिटेक्ट अप टू 3 errors that occur anywhere in the table, but errors affecting 4 bits may not be detected. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जो टू डायमेंशनल पैरिटी चेक होता है ये 3 एरर तक तो डिटेक्ट कर पाता है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा एरर हो जाती हैं तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसके एग्जाम्पल की तरह हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये वही डेटा है जो अभी हमने भेजा था, एग्जैक्टली वही डेटा है, वही पैरिटी बिट्स हैं। ये वो एग्जाम्पल है जिसमें यहां दिखा रखा है सिर्फ 1 बिट एरर हुई, सिर्फ 2 बिट्स एरर हुई, यहाँ 3 बिट्स एरर हुई। जब 4 बिट एरर हुई तो कोई चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब 4 बिट्स अगर एरर हो रही हैं तो हम जो रिसीवर है वो एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। एग्जाम्पल देखो, मान लो ये बिट एरर हो गई, तो ये एरोज आपको ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी पैरिटीज हैं जो अफेक्ट हो रही हैं। अगर इस बिट में एरर आती है तो ये पैरिटी चेंज होगी और ये वाली पैरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो अगर ये पैरिटीज चेंज होंगी तो नेचुरली जो रिसीवर है उसे पता चल जाएगा। ऐसे ही अगर हम 2 बिट्स में चेंज करते हैं तो देखिए, इन दोनों बिट्स में अगर चेंज हुआ तो नेचुरली इस वाली पैरिटी पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि अगर भाई इवन पैरिटी स्कीम से कैलकुलेट कर रखी है, अगर दोनों 0 हो गई तो भी नंबर ऑफ 1 इसमें इवन रहेंगे, अगर दोनों 0 1 अलग अलग होती तो भी नंबर ऑफ 1 सेम रहेंगे। तो इधर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अलग अलग कॉलम्स में फर्क पड़ेगा, जहां सिंगल सिंगल बिट, इस पूरे के पूरे में सिंगल सिंगल बिट अफेक्ट हुई है ना भाई। ये कैसा है, ये सिंपल पैरिटी चेक की तरह हो गया ना इसके लिए, एक सिंगल कॉलम के लिए। तो सिंगल जहां जहां एक एक बिट अफेक्ट हुई उन दोनों बिट्स में ऑल्टरेशन हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां जहां पर 2 बिट अफेक्ट हो रही हैं तो वो अलग अलग कॉलम्स की अगर हैं तो दोनों बिट को यहां पर डिटेक्ट कर लेंगे। अगर एक ही कॉलम की दोनों होती तो यहां नहीं हुई तो यहां डिटेक्ट हो गई। ठीक बात है। चलो अब यहां देखो, अगर 3 एरर हैं, मान इन 2 बिट्स की बात करो, अगर ये 2 बिट हैं तो ये इसे तो इंपैक्ट करेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों बिट अगर 0 हो जाती है 1 से तो इसका मतलब कॉलम पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, ये तो सिंपल पैरिटी चेक जैसा हो गया। लेकिन अगर यहां पर इंपैक्ट आएगा, जहां सिंगल सिंगल है इन दोनों बिट्स पर इंपैक्ट आएगा। तो 2 इंपैक्ट तो यहां क्रिएट हुए, 2 बिट तो यहां चेंज हो गई, और ये एक सिंगल बिट है जो कि इसे भी इफेक्ट करेगी और इसे भी इफेक्ट करेगी, है ना। सिंगल बिट है नेचुरली, तो वो इस वाली कॉलम रो पैरिटी पे भी जाएगी इफेक्ट और कॉलम पैरिटी पर भी उसका इफेक्ट जाएगा। तो इसका मतलब अगर 3 बिट में एरर जाती है तो वो कुछ नंबर ऑफ बिट्स है जिनको इफेक्ट करके जाएगी और रिसीवर को पता चल जाएगा जब वो पैरिटी को चेक करेगा। अब मान लो ये एग्जांपल है, इसमें 4 बिट हमने इफेक्ट की इस वाले में, तो अब ये ध्यान से देखो, यहां 2 बिट इफेक्ट हुई तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा, है ना। मान लो यहां हमने इसे 1 कर दिया, इसे 0 कर दिया चेंज करके, तो नंबर ऑफ 1 तो अभी भी इवन रहे टोटल, है ना। तो इसका मतलब यहां से पता नहीं चला। ऐसे ही इसमें भी नंबर ऑफ 1 सेम रहे, मान लो ये 0 कर दिया, ये 1 कर दिया, तो 1 2 3 4 ऑलरेडी इवन है तो ये 0 ही रहेगा। ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब यहां पर ये जो 4 एरर्स हैं ये ना तो इधर डिटेक्ट हो पा रही हैं, ना इधर डिटेक्ट हो पा रही है, ना इधर, क्योंकि इधर भी 2 बिट में चेंज है, इधर भी 2 बिट में चेंज है, इधर भी 2 बिट में चेंज है, इधर भी 2 बिट में चेंज है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 डायमेंशनल पैरिटी चेक है वो 1 2 3 नंबर ऑफ बिट्स में अगर एरर्स हैं तो उनको तो डिटेक्ट कर लेता है, 4 बिट की एरर को डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है किस केस में कैसी एरर डिटेक्ट हो पाएंगी और कैसी एरर डिटेक्ट नहीं हो पाएंगी। ठीक है बेटा, इन चीजों के ऊपर बेसिक इंट्रोडक्शन हमें पढ़ने की जरूरत है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज सीआरसी, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। क्या होता है, कैसे काम करता है? बेस्ट तरीका यह है कि मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाती हूँ, उसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, आपको एक बार में सारी थ्योरी समझ में आएगी। एक एग्जाम्पल से लेके पहले हम इसको चलेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल्स को देखते हैं और इसके थ्रू देखते हैं सीआरसी कैसे काम करता है। देखिए बेटा,
यहां पर आपको क्या करना है, जो भी डेटा आपको सेंड करना होता है, मान लीजिए ये डेटा वर्ड आपको सेंड करना है, कितनी भी नंबर ऑफ बिट्स इसमें हो सकती है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ में जब आपको क्वेश्चन गिवन होगा तो आपको एक जनरेटर पॉलिनोमियल गिवन, या तो देखो आपको डिवाइजर गिवन होगा। बेसिकली आपको क्या करना है कि इस कोड वर्ड या जो डेटा वर्ड है इससे आपको कोड वर्ड बनाना है ना। सीआरसी बेसिकली क्या है, रिडंडेंसी बिट कैलकुलेट करते हैं हम। जैसे पैरिटी क्या करता था, 1 डायमेंशनल पैरिटी, 2 डायमेंशनल पैरिटी, इसमें हमने क्या किया कि रो वाइज कॉलम वाइज पैरिटी कैलकुलेट की या एक सिंगल पैरिटी चेक की। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि जो डेटा है उसमें हमने कुछ रिडंडेंसी ऐड करके तब उसको रिसीवर को भेजा। सीआरसी में क्या होता है कि हम एडिशनल रिडंडेंसी, मल्टीपल रिडंडेंसी बिट्स अपने डेटा के साथ कैलकुलेट करके भेजते हैं। अब वो जो रिडंडेंसी बिट्स हैं उनकी जो कैलकुलेशन है उस मेथड को हम साइक्लिक रिडंडेंसी चेक कहते हैं। किस मेथड से चेक करके भेजना है उसको हमें ध्यान से समझना है। तो देखो हमें करना क्या होता है, ध्यान से समझना है। ये डेटा वर्ड है, क्या करना है, मुझे डेटा वर्ड लिखना है सबसे पहले 100,100। इस डेटा वर्ड को मुझे एक जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। ठीक है, डेटा वर्ड को जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। जनरेटर पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है मुझे, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस जनरेटर पॉलिनोमियल को मुझे बिट्स की फॉर्म में लिखना है। तो इसे बिट्स की फॉर्म में लिखने के लिए किस तरह से लिखा जाएगा, पहले इस बात को एक बार समझ लेते हैं, है ना। देखो कैसे करना है, हमें इस तरह मान के चलना है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें जो हाईएस्ट पावर है वहां से हम शुरू करेंगे। हाईएस्ट पावर कितनी है, एक्स क्यूब। तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उन कोफिशिएंट्स को नोट डाउन करेंगे। ठीक बात है, किस तरह से, देखो एक्स की पावर क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस, या एक्स स्क्वायर है, क्यूब के बाद एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कोफिशिएंट है 1। फिर एक्स स्क्वायर के बाद एक्स आता है ना, एक्स यहां पर नहीं है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे 0, किसका मतलब उसका कोफिशिएंट 0 है। उसके बाद 1 आया तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, हाईएस्ट टर्म ये दे रखा है हमें, इस तरह से हमने पॉलिनोमियल लिख लिया। हाईएस्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है 1, तो दिस इज 1 डॉट, दिस इज 1 डॉट, दिस इज 0 डॉट एंड दिस इज 1 डॉट, इस तरह से। तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, इसका कोफिशिएंट क्या है 0 क्योंकि ये टर्म इसमें है ही नहीं, है ना, और 1 का कोफिशिएंट क्या है 1। तो इसका मतलब इस जनरेटर पॉलिनोमियल से ये जो है हमारा डिवाइजर निकल के आ गया। हमें क्या करना है, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म है वहां से शुरू करना है और उसके आगे जहां जहां जो जो कोफिशिएंट 1 या 0 है उन्हें लिखते जाना है बस। तो यहां से हमारा डिवाइजर क्या है 1 1 0 1। ठीक, अब इस डिवाइजर से 1 क्या डिवाइजर है, दिस इज 1 1 0 1। ये जो डेटा वर्ड है इसको हम इस डिवाइजर से मॉड्यूलो 2 डिवीजन परफॉर्म करेंगे। मॉड्यूलो 2 डिवीजन परफॉर्म करने में फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, आपको एक बहुत इजी तरीका मैं बताऊंगी, आपको डायरेक्टली वही तरीका यूज करना है। कैसे करना है ध्यान से देखना। देखो अब ये काम करने से पहले ये जो डेटा वर्ड है इस पे आप कुछ नंबर ऑफ जीरोस पहले से ऐड करेंगे। कितने नंबर ऑफ जीरोस ऐड करेंगे, जितने बिट का या जितनी लेंथ का आपका ये डिवाइजर है उससे एक कम नंबर ऑफ जीरोस आप यहां पर ऐड करेंगे। यहां कितनी बिट्स हैं 1 2 3 4, तो यहां आप एडिशनली पहले 3 जीरोस ऐड करेंगे। पहला पॉइंट है जो आपको नोट करना है, जो डेटा आपको भेजना है दीज आर द डेटा बिट्स। इन डेटा बिट्स के साथ आप कितने जीरो ऐड करेंगे, जितना लेंथ आपके डिवाइजर की है उससे एक कम नंबर ऑफ जीरोस आप इसमें ऐड करेंगे। और अब आपको क्या करना है, इसमें मॉड्यूलो 2 डिवीजन परफॉर्म करना है। वो करने के लिए क्या करना है, देखो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप इस वाले फर्स्ट बिट की बात करते हो तो फर्स्ट बिट हमेशा 1 होगी, है ना, और यहां पर भी ये जो लीडिंग बिट है इसकी हमेशा 1 रहनी चाहिए। लीडिंग बिट शुड ऑलवेज बी 1। ठीक, तो वहीं से हम डेटा को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए 1 1 0 1, क्या लिखो सबसे पहले 1 1 0 1। अब आपको क्या करना है, डिवीजन में आपको क्वोशंट या रिमाइंडर कुछ भी लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिंपल एक्सओर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इन बिट्स के ऊपर एक्सओर ऑपरेशन आप परफॉर्म कीजिए। एक्सओर ऑपरेशन क्या कहता है, जहां सिमिलर बिट्स होती हैं वहां 0 आएगा, जहां डिफरेंट बिट्स हैं वहां 1 आएगा। तो ये सिमिलर है 1 1 तो 0 आएगा, ये सिमिलर है 0 आएगा, डिफरेंट है 0 एंड 1 तो क्या आएगा 1 आएगा, और ये सिमिलर है तो 0 आएगा। ये आ गया इसका आंसर। अब हर एक स्टेप में आपको कैसे करना है, आपको 4 4 बिट यहां पर बना के चलनी है और लीडिंग बिट जो है वो 1 होनी चाहिए।
हमेशा ध्यान रखना है, यहां पर लीडिंग बिट आपको 1 बना के चलनी है, मतलब पहली बिट जो है वो आपको 1 होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या किया, ऊपर से यहां से 0 नीचे कॉपी कर लिया, यहां से आपने ऊपर से 0 बना लिया। तो देखो लीडिंग बिट जो है वो आपकी 1 मिल गई आपको। अब आप फिर लिखिए इसको 1 1 0 1, फिर कैलकुलेट कीजिए। 0 और 1 दोनों क्या है 1, 0 0 सेम है 0, 0 1 डिफरेंट है 1, 1 1 सेम है तो 0। ठीक बात है। फिर कब तक करना है, जब तक इसके सारे जीरोस यहां से खत्म ना हो जाए, तब तक आपको इसको नंबर ऑफ दीज सेम नंबर ऑफ स्टेप्स हैज टू बी परफॉर्म्ड। अब फिर देखिए लीडिंग आपको क्या रखना है 1, तो ऊपर से आपको फिर एक 0 नीचे कॉपी करना है। आपने एक 0 नीचे कॉपी किया, ये क्या बन गया 1 0 1 0। फिर दिखाओ 1 1 0 1, 0 1 बोथ आर डिफरेंट, तो 1 1 दिस इज ऑल्सो 1 एंड दिस इज 0। ठीक है। अब फिर दोबारा ऊपर से आपने क्या किया, ये 0 कॉपी कर लिया। आपको 4 बनाने हैं, है ना, 4 बिट है तो यहां पर भी 4 बनानी है। क्या लिखा 1, फिर लिखो 1 1 0 1, फिर कैलकुलेट करो 0 1 इज 1, 1 0 इज 1, 1 1 0 और 1 1 0। ठीक है। फिर ये 2 0 आपने नीचे कॉपी कर लेनी है। क्यों 2 क्यों कॉपी की आपने, क्योंकि आपको 4 बिट चाहिए, है ना, लीडिंग आपको 1 रखना है, आपको 4 बिट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आपने यहां से क्या किया 1 1 0 1। ठीक है, 1 1 0 1 क्या आया ये, दिस इज 0 1 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 0 0 1 1 1। यहां से सारे जीरोस खत्म हो गए, दैट्स इट। ये आपका एंड मार्कर है, यहां इसके आगे आपको काम नहीं करना। अब जितनी 0 आपने इसमें ऐड की थी, कितनी 0 ऐड की थी, जितने डिवाइजर में बिट्स थे उससे एक कम नंबर ऑफ जीरोस आपने यहां पर ऐड की थी, और वही उतने ही डिजिट आपको इधर राइट साइड से उतने ही डिजिट आपको कंसिडर करने हैं, एंड दैट वुड बी योर सीआरसी। ठीक है, दैट वुड बी योर सीआरसी। तो हम क्या कहेंगे, क्या है ये जो लास्ट के 3 बिट्स हैं, दीज बिट्स आर सीआरसी बिट्स। ये जो हमने कैलकुलेट किए ये है हमारे सीआरसी बिट्स। तो इसका मतलब जो डेटा भेजा जाएगा, है ना, वो क्या भेजा जाएगा, तो डेटा बीइंग सेंट बाय द रिसीवर, क्या कोड वर्ड भेजेगा, वो जो डेटा भेजना था वो 1 0 0 1 0 0 ये डेटा भेजना था, और साथ में सीआरसी लगा के भेजेगा 0 0 1। ये है आपकी सीआरसी और ये है आपका डेटा। तो ये पूरा का पूरा जो बना, ये बना आपका कोड वर्ड, जो कि सेंडर जो है वो रिसीवर को भेजेगा। तो ये वो 3 रिडंडेंसी बिट्स हैं जो हमने डेटा के साथ ऐड करके भेज दी, जिनको हम सीआरसी बिट्स कहते हैं। अब ये जो बिट्स हैं ये रिसीवर के पास जाएगी। मैं एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूं, उसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे। जो चीज हम लिख रहे हैं वही थ्योरी में लिखी हुई है बस। ठीक है, तो अब देखो, मान लो रिसीवर साइड पे अगर ये काम होता है, मान ये डेटा बिट जो है ये सेंडर ने रिसीवर को भेज दी, तो किस तरह से होगा, देखो ये हमारा सेंडर है, ठीक है, और सेंडर ने रिसीवर को क्या भेजा 1 0 0 1 0 0 और शायद 0 0 1 हमारी सीआरसी बिट्स आई थी 0 0 1। ठीक है, डेटा प्लस सीआरसी भेजा रिसीवर के पास। अब रिसीवर को, अब हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो रिसीवर को इनमें से कोई भी एक बिट है वो लॉस्ट हो गई। कौन सी बिट लॉस हुई, चलो ये बना के चल रहे हैं 1 0 0 1 0 0 0 0 1, और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वाली बिट है, ये जो बिट है, मान लो ये बिट जो है ये रास्ते में लॉस्ट हो गई, है ना, और लॉस्ट हो गई ये बिट क्या बन गई 1। तो क्या मिला, क्या रिसीवर को 1 0 0 1 1 0 0 0 1, ये कोड वर्ड रिसीव्ड हुआ। दिस इज द रिसीवर, ये रिसीव्ड कोड वर्ड। क्या कहा मैंने, ये जो 1 0 0 1 0 0 0 0 1 गया था, इसमें से मान लो ये वाली बिट की जो एरर है, ये बिट एरर हो गई और ये चेंज हो गई 0 से 1 में। तो 1 0 0 1, ये 1, ये 0 0 0 1, ये कोड वर्ड रिसीवर ने रिसीव किया।
तो इसको यहां लिख लेते हैं। रिसीवर ने क्या रिसीव किया? 10011000001। अब हमें क्या करना है कि सीआरसी यूज कर रहा है अगर रिसीवर, तो रिसीवर को कैसे पता चलेगा? देखो, ये एरर करेक्शन मेथड नहीं है, बार बार ये बात मैं कह रही हूं, ये एरर डिटेक्शन मेथड है, जिसमें कि रिसीवर को ये पता चल जाएगा कि एरर हुई है। एरर को करेक्ट वो नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे ये नहीं पता चलेगा कि एरर कहां है। ठीक है, तो एरर डिटेक्ट कैसे करेगा रिसीवर, वो चेक करते हैं। तो रिसीवर बिल्कुल एग्जैक्टली जो ऑपरेशन यहां किया गया था सेंडर के एंड पर, वही ऑपरेशन रिसीवर के एंड पर भी परफॉर्म किया जाएगा। और अगर रिसीवर के एंड पर पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद लास्ट में जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है, तो कहेंगे कि जो बिट थी वो कोई एरर नहीं थी। और अगर 0 नहीं बचता तो इसका मतलब जो बिट पैटर्न था उसमें, जो रिसीव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं एरर हो गई। ठीक है, तो अब हमने एरर करके देखा है और हम देखेंगे कि इस एरर के बाद क्या बिट पैटर्न उसको मिलता है, रिमाइंडर में उसे क्या मिलता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, चलो पहले क्या था पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड किया था रिसीवर भी उसी से डिवाइड करेगा। रिसीवर के पास भी यही जनरेटर पॉलिनोमियल होगा, तो 1101 से रिसीवर भी इसको डिवाइड करके देखेगा। तो 1101, ठीक, और क्या है यहां पर 100110001। अब रिसीवर ने इसको डिवाइड करके यहां से चेक करना है। तो देखो क्या करना है रिसीवर को, क्या हुआ 1101, लगाओ ऑपरेशन 110110, ये डबल 1 आ गया यहां गलती से। दिस इज योर 100, ठीक है। हाँ जी, तो ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है और ये भी 0 है। अब ये वाला 1 जो है ये ऊपर से कॉपी कर लो, ये लीडिंग 1 बनाने के लिए। तो 1101 क्या आया 110010, फिर इसके लिए फिर ऊपर से 0 कॉपी करो, तो दिस इज 1101, ये क्या आया 1010। ठीक है, अब इसके लिए यहां पे फिर 0 कॉपी करेंगे 1010, तो दिस इज 1101, क्या आया 01 इज 1110। और अब यहां से फिर 0 कॉपी किया, फिर लिखा 1101, क्या आया 1100, और फिर यहां से हमने 1 कॉपी कर लिया 1। तो ये देखिए, ठीक है, एक तो नंबर ऑफ बिट्स नहीं बची हमारे पास एक्स्ट्रा, और यहां पर हमें कहीं 0 नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से रिसीवर को, अगर यहां रिसीवर को 0 मिलता तो रिसीवर समझ जाता कि जो मुझे जो कोड वर्ड मिला है उसमें कहीं कोई एरर नहीं है। लेकिन ये जो नॉन जीरो वैल्यू है, दिस नॉन जीरो वैल्यू tells the receiver about error transmission। ये जो नॉन जीरो वैल्यू है ये रिसीवर को बताती है कि ट्रांसमिशन में कहीं ना कहीं एरर हुई है। कहां हुई है ये नहीं बताती, एरर हुई है ये बताती है। अब एक बार चेक कर लेते हैं इसी चीज को कि अगर ये मैसेज विदाउट एरर गया होता है ना, तो क्या रिसीवर को क्या मिलता। इन केस ऑफ करेक्ट ट्रांसमिशन या सक्सेसफुल ट्रांसमिशन विदाउट एरर, अगर एरर नहीं है तो उस केस में रिसीवर कैसे डिटेक्ट करेगा। तो क्या था कोड वर्ड आपका 1101 है ना, और आपने भेजा क्या, भेजा है 100100001 100100001। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए, देखो ओरिजिनल मैसेज अगर रिसीव हुआ बिना किसी एरर के तो 0 मिलेगा या नहीं। अगर 0 मिलता है तो इसका मतलब कोई एरर नहीं है। तो क्या होगा 1101, तो उस केस में 001, ये ऊपर से 0 कॉपी हो गया। ठीक है, यहां लिखा 1101, दिस इज 101, यहां से 0 कॉपी किया, ये आ गया 1101,
ये आया 1 1 1, यहां ऊपर से 0 कॉपी किया, दिस इज 1 1 0 1, अगेन 1 1 0 0, और यहां से ये 0 कॉपी किया और यहां से 1 कॉपी किया, है ना। तो ये आ गया आपका 1 1 0 1। तो क्या आंसर आया 0 0 0। लास्ट में रिमाइंडर अगर 0 0 0 मिल गया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सक्सेसफुल ट्रांसमिशन या मैसेज इज करेक्ट, है ना। रिसीवर will receive it as it is। ऐसा का ऐसा ही रिसीवर इस मैसेज को रिसीव कर लेगा, ठीक है। तो ये इसका बेसिक सीआरसी का मेथड है। अब इसी तरह से आपको आएगा, आपको एक डेटा वर्ड दिया होगा, पॉलिनोमियल दिया होगा, या तो डायरेक्टली डिवाइजर दे दिया जाएगा या फिर एक जनरेटर पॉलिनोमियल दिया होगा, वहां से आपको डिवाइजर बनाना होगा और फिर आप सीआरसी कैलकुलेट करके दिखाएंगे। तो एकेटीयू में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा के अभी दिखाऊंगी आपको। उससे पहले एक बार सीआरसी की जो थ्योरी है उसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि थ्योरी में भी सीआरसी पूछा जा सकता है। सीआरसी क्या होता है, क्या मेथड होता है, कैसे करते हैं, तो वो सारी चीजें आपको लिखने के लिए भी आनी चाहिए। तो देखिए, इट इज अ मेथड ऑफ डिटेक्टिंग एरर्स इन द कम्युनिकेशन चैनल। इट यूजेस अ जनरेटर पॉलिनोमियल अवेलेबल ऑन बोथ सेंडर एंड रिसीवर साइड। एग्जाम्पल ऑफ जनरेटर पॉलिनोमियल इज लाइक दिस, इट रिप्रेजेंट्स की 1011। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अनदर एग्जाम्पल इज दिस, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो उसकी की क्या बनेगी 101, ठीक है। लीडिंग हमेशा इसमें 1 होगा। अब n क्या है, नंबर ऑफ बिट्स अगर हमें सेंडर पर भेजनी है, k नंबर ऑफ बिट्स जो है वो जनरेटर पॉलिनोमियल से अगर हमें मिली तो हम क्या करते हैं, सेंडर साइड पर बाइनरी डेटा जो है फर्स्ट ऑगमेंटेड बाय एडिंग k - 1 zeros इन द एंड ऑफ द डेटा। k बिट्स का अगर डिवाइजर पॉलिनोमियल है तो k - 1 बिट्स हम डेटा में ऐड करते हैं, जीरोस ऐड करते हैं। मॉड्यूलो टूल बाइनरी डिवीजन यूज करते हैं, जिसमें कि हमने एक्सओर ऑपरेशन लगा के देखा था। और फिर फाइनली जो 3 बिट का रिमाइंडर या k - 1 बिट का जो रिमाइंडर आता है उसे हम डेटा के साथ अपेंड करके भेज देते हैं, उसको हम सीआरसी बोलते हैं। तो सेंडर साइड पे जो जो काम हमने किया था वो सारी चीजें यहाँ पर हमने थ्योरी में लिख रखी है। अब रिसीवर साइड पर क्या होता है, फिर दोबारा कैलकुलेशन होती है। अगर रिमाइंडर 0 होता है तो देयर आर नो एरर, अगर रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब देयर इज अ पॉसिबल एरर इन द ट्रांसमिशन, और फिर वहां पर रिसीवर जो है वो उस मैसेज को करेक्टली रिसीव नहीं करता। तो अब देखिए, सेंडर और रिसीवर के ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये ड्रॉ करने को आएगा, ठीक है। अगर आपको सीआरसी पूछा जाता है तो आप ये ड्रॉ करके आएंगे। सेंडर साइड पर क्या हुआ, m डेटा बिट्स और n जीरोस आपने साथ में अटैच कर दिए। n+1 बिट्स का आपका डिवाइजर है, डिवाइड किया आपने और सीआरसी n बिट का सीआरसी जनरेट करा। जितने जीरोस आपने ऐड किए उतने ही बिट का सीआरसी आपने जनरेट किया। डेटा और सीआरसी एक साथ अपेंड करके सेंडर ने ट्रांसमिट कर दिया, रिसीवर ने ये रिसीव किए और फिर दोबारा डिवाइड करके देखा। अगर रिमाइंडर उसे 0 मिला तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं मिला तो उस मैसेज को रिजेक्ट कर देगा। तो ये नॉर्मली उसका फ्लो दिखा रखा है कि जो सीआरसी कैलकुलेट करने के लिए हम फ्लो यूज करते हैं, उस फ्लो में किस तरह से सेंडर और रिसीवर काम करते हैं। अब रिक्वायरमेंट क्या है सीआरसी के, देखिए, सीआरसी विल बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इंपॉर्टेंट है, 2 रिक्वायरमेंट है। ये इसके बारे में एकेटीयू में पूछा जा चुका है। ये रिक्वायरमेंट्स ऑफ सीआरसी एकेटीयू में पूछा गया था, ठीक है। इट शुड हैव एग्जैक्टली 1 लेस बिट दैन डिवाइजर, ये तो बिल्कुल क्लियर बात है, जो डिवाइजर है उससे 1 बिट कम होनी चाहिए इसकी। और अपेंडिंग द सीआरसी टू द एंड ऑफ द डेटा यूनिट शुड रिजल्ट इन द बिट सीक्वेंस व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द डिवाइजर। क्या मतलब हुआ कि सीआरसी को अगर हम जीरोस की जगह ऐड कर दें और फिर भेजें तो इसका मतलब एक ऐसा बिट पैटर्न बनना चाहिए जो कि डिवाइजर से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसा नहीं बनेगा तो रिसीवर पर जीरो कैसे मिलेगा आपको, है ना। जीरो तो तभी मिलेगा ना जब वो करेक्टली डिवाइड हो पाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा। तो सीआरसी आपको जनरेट करने के टाइम पर इस बात का ध्यान रखना है कि सीआरसी करेक्ट जनरेशन में आए। और इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो जनरेटर पॉलिनोमियल है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी पॉलिनोमियल का यूज कर सकते हैं सीआरसी को जनरेट करने के लिए। उसमें भी कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं आपके पास, जो कंडीशंस फॉलो होनी चाहिए, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए अगर आती हैं। तो अगर आपको रिक्वायरमेंट ऑफ सीआरसी कहा जा रहा है तो आप ये रिक्वायरमेंट बताएंगे और साथ में पॉलिनोमियल जनरेटर की ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है। क्या कि ये जो पॉलिनोमियल जनरेटर है, इट शुड नॉट बी डिविजिबल बाय एक्स।
जो भी पॉलिनोमियल आपको दी जाएगी वो x से डिविजिबल नहीं होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इसका मतलब जितनी पॉलिनोमियल की लेंथ है उतनी लेंथ तक की बर्स्ट एरर्स जो हैं अगर हैं तो उन्हें सीआरसी डिटेक्ट कर लेगा। अगर x से डिविजिबल नहीं, आपको इसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना, कोई जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल आउट ऑफ स्कोप है। आपको बस ये बात ध्यान रखनी है कि पॉलिनोमियल x से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो ये गारंटी हो जाएगी कि जितनी पॉलिनोमियल की लेंथ है, जितनी बिट्स उसमें है, उतनी लेंथ की बर्स्ट एरर आपका सीआरसी ये डिटेक्ट कर पाएगा। तो देखिए दैट ऑल द बर्स्ट एरर्स ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ पॉलिनोमियल आर डिटेक्टेड। ठीक है, और दूसरा क्या है, इट शुड बी डिविजिबल बाय x+1। x से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, x+1 से डिवाइड होनी चाहिए। दिस कंडीशन गारंटीज दैट ऑल द बर्स्ट एरर्स अफेक्टिंग एन ऑड नंबर ऑफ बिट्स आर डिटेक्टेड। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं जो कि 100% फॉलो होनी चाहिए पॉलिनोमियल के लिए। एक बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में पॉलिनोमियल हो सकता है पॉलिनोमियल की टर्म में दिया जाए या फिर आपको डायरेक्टली कोई बिट पैटर्न दे दिया जाए, तो वहां कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक बात है। एडवांटेजेस क्या होते हैं, सारी सिंगल बिट एरर्स को तो ये डिटेक्ट कर ही लेता है, साथ में बर्स्ट एरर को भी डिटेक्ट कर लेता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से कम, या फिर जैसे हमने कहा कि पॉलिनोमियल का ये जो डिवाइजर में नंबर ऑफ जो लेंथ ऑफ डिवाइजर है उतनी लेंथ तक की बर्स्ट एरर ये कैलकुलेट कर लेता है। एफिशिएंट है, फास्ट है, रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए आइडियल अप्रोच है, इजी टू इंप्लीमेंट है, वाइडली यूज होती है डिफरेंट सिस्टम्स में, प्रोटोकॉल्स में। ठीक है, ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए। लिमिटेशंस क्या है, काफी टाइप की एरर्स डिटेक्ट कर लेता है, स्टिल देयर आर सम टाइप ऑफ एरर्स जो कि सीआरसी डिटेक्ट नहीं कर पाता। कुछ पॉसिबल एरर्स हैं जो इससे रह जाती हैं, इसी वजह से सिर्फ सीआरसी के ऊपर रिलाई नहीं करते, हम और भी मेथड्स अपने ट्रांसमिशंस में यूज करते हैं। दिस मीन्स दैट सम रेयर और स्पेसिफिक एरर्स में स्टिल गो अनडिटेक्टेड यूजिंग सीआरसी अलोन। तो सीआरसी के साथ एडिशनल मेथड्स भी यूज किए जाने पड़ते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ सीआरसी डिमिनिशेस, मतलब रिड्यूस हो जाती है एज द लेंथ ऑफ द मैसेज इंक्रीजेस ड्यू टू इट्स फिक्स्ड लेंथ नेचर। तो अगर बहुत बड़ा मैसेज है तो जो सीआरसी है वो इफेक्टिव होने के चांसेस रिड्यूस होने लगते हैं। तो ये जो एक एग्जांपल हमने सॉल्व करके दिखाया, इसके साथ साथ अब एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया है एकेटीयू में, रिसेंट लेटेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखिए, जो अब एज इट इज जो चीज पूछी गई है उसी को सॉल्व करेंगे। सेंडर साइड पर डेटा है 110101, सीआरसी जनरेटर पॉलिनोमियल इज 1x³ + x+1। देखिए जनरेटर पॉलिनोमियल क्या दे रखी है, x³ + x+1 है ना। इससे डिवाइजर निकालो जरा, क्या बनेगा, x³ की जगह 1, x² नहीं है तो उसकी जगह 0, x है उसकी जगह 1 और फिर 1 है तो उसकी जगह 1, 1011 मेरे ख्याल से अभी। अच्छा ये दूसरी वाली यूज की थी हमने, इससे पहले हमने क्या यूज किया था, अच्छा ये दूसरी पॉलिनोमियल थी। ठीक है, तो x³ + x+1 ये आपको गिवन है। इससे क्या बना, x³ की जगह 1, x² वाला टर्म नहीं है उसकी जगह 0, x वाला टर्म है उसकी जगह 1 और फिर +1 वाले के लिए 1। ठीक है, तो इससे ये जो पॉलिनोमियल है ये हमने यहां पर जनरेट कर ली। अब क्या करना है, अप्लाई सीआरसी एल्गोरिथम एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस बोथ एट सेंडर एंड रिसीवर एंड। सेंडर और रिसीवर दोनों एंड पर आपको कैलकुलेशन करके दिखानी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समेट के लिख देते हैं। चलिए यहां पर सेंडर एंड बना देते हैं। तो देखिए बेटा, ये गिवन है x³ + x+1। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज 1011। अब एक तरफ बनाएंगे सेंडर साइड। चलिए सेंडर साइड पर क्या करना है, पॉलिनोमियल है आपकी 1011 और डेटा है 100101। और देखिए पॉलिनोमियल में 4 बिट्स हैं तो यहां पर हमने 3 जीरोस जो थी वो अपेंड कर ली। ठीक है, जितने यहां पर बिट्स हैं उससे एक कम नंबर ऑफ बिट्स हमने जीरो हमने यहां पर अपेंड की। अब क्यों करते हैं सॉल्व इसको, 1011। चलिए 110 011 110 और 110। लीडिंग आपको 1 रखना है तो आपको यहां से ये 2 बिट्स नीचे कॉपी करनी है। ये लीडिंग 1 मिल गया आपको।
ठीक है, अब 1 0 1 1, अब फिर निकालिए ये क्या है 0, दिस इज 1, दिस इज 0, दिस इज अगेन 0, अगेन 2 बिट्स हैव टू बी कॉपीड, दिस इज 0 0, क्या आया 1 0 1 1, क्या बना 1 1 0 0, ठीक है, और यहां से आपने ये 0 यहां पर नीचे कॉपी कर लिया, ठीक बात है। तो क्या बन गया आपका सीआरसी, दिस इज 1 1 0, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं इसको, चेक करते हैं 1 0 0, बेटा यहां मैंने गलती कर दी, 1 1 0 1 0 1 था, आई एम सॉरी, इसको मैं दोबारा से करती हूं, मैंने क्वेश्चन यहां पर गलत लिख दिया, दिस इज 1 0 1 1 1 0 1 1, और डेटा है हमारा 1 1 0 1 0 1 0 0 0। ये चीज आपको एग्जाम में केयरफुली ध्यान रखनी है, जैसे यहां गलती हुई एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। 1 1 0 1 0 1, इसको केयरफुली लिख लेंगे। अब 1 0 1 1, क्या लिखा 1 1 0 1 1 0, ऊपर से एक 0 कॉपी कर लिया, 1 0 1 1, क्या आया 1 1 1 0, अब यहां से ये 1 हमने कॉपी किया, दिस इज 1 0 1 1, अगेन दिस इज 0 0 1 0, एक 0 कॉपी किया, लीडिंग 1 रखना है, ये बात ध्यान रखनी है, दिस इज 1 0 1 1, अगेन 1 1 0 0, और फिर यहां से ये 2 0 हमने कॉपी कर लिए, फिर लिखा 1 0 1 1, ये क्या आया आपका 1 1 1, ठीक है 0। तो सीआरसी क्या बना आपका, दिस इज योर सीआरसी, दिस इज सीआरसी, ठीक है। तो कौन सा डेटा गया, सेंट डेटा बना आपका 1 1 0 1 0 1 और साथ में 1 1 1, ये आपका सीआरसी है और ये आपका डेटा है, ये सेंडर ने रिसीवर्स की तरफ भेज दिया, ठीक है। अब रिसीवर रिसीव करेगा, अगर करेक्टली रिसीव करता है तो आपको वहां पर 0 कैलकुलेट करके दिखा देना, तो डिवाइड करके देखो, अगर 0 है इसका मतलब आपकी ये वाली जो कैलकुलेशन है ये भी वेरीफाई हो जाएगी, है ना। तो रिसीवर साइड देखते हैं, नाउ दिस इज रिसीवर साइड। अब रिसीवर साइड पर क्या करें, सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, 1 0 1 1 और 1 1 0 1 0 1 1 1 1, ये सीआरसी हमने कैलकुलेट किया था। अब यहां डिवाइड करके देखेंगे, रिमाइंडर हमें 0 मिलना चाहिए, दोनों साइड की कैलकुलेशन शो करनी है। 1 0 1 1, क्या आया 1 1 0 1 1 0, के ऊपर से 0 कॉपी किया, तो दिस इज 1 0 1 1, this is 1 1 1 0, now this 1 is copied, this is 1 0 1 1, again 0 0 1 0, यहां से एक 1 कॉपी किया, this is 1 1 या 1 0, this is 1 0 1 1 0 1 0 0, ठीक है। अब यहां से 1 कॉपी किया और 1 कॉपी किया, क्या आया 1 0 1 1, अगेन दिस इज 0, तो इसका मतलब देयर इज नो एरर इन द ट्रांसमिशन, है ना, एक्सेप्टेड। मुझे लगता है ये चीज समझ आ गई होगी। अब एग्जाम में अगर ये बड़ा क्वेश्चन है तो आप ये काम कर सकते हैं, सेंडर साइड पर आपने सीआरसी कैलकुलेट करके अटैच करके भेज दिया, रिसीवर साइड पे आपने कैलकुलेशन दिखा दी। अब आप ये भी कर सकते हैं कि कोई एक बिट में एरर करके और शो कर दीजिए कि जो रिसीवर है वो डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पर एरर हो चुकी है ना। तो आप पहले करेक्ट वाला केस दिखा दो, उसके बाद कोई एरर क्रिएट करके वहां पर दिखा दो कि जो एरर है वो एरर किसी ना किसी बिट में एरर हो गई क्योंकि वहां पर 0 जनरेट नहीं हुआ, ठीक। अब देखिए ये 22-23 में देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट हो जाता है। देखिए इसमें क्या है, इसमें क्या ट्रांसमिट किया हुआ है, जनरेटर पॉलिनोमियल दिया हुआ है यहाँ पर x³ + 1। देखो जनरेटर पॉलिनोमियल ऑलमोस्ट हर बार दे देते हैं क्योंकि ये एक एडिशनल स्टेप क्रिएट करता है, आपको आना चाहिए जनरेटर पॉलिनोमियल बनाना, है ना। तो देखो यहां पर लिखते हैं पहले जनरेटर
पॉलिनोमियल, ये है एक्स क्यूब प्लस 1। तो क्या हुआ, ये एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का 0, एक्स का 0 और 1 है ना। एक्स स्क्वायर और एक्स तो यहां है नहीं, तो उसकी जगह 1 0 0 1 जो था हमारा वो पॉलिनोमियल बन गया। मुझे लगता है डायरेक्टली ये समझ में आ रहा होगा किस तरह से मैंने बनाया है ना। और लिख के दिखा देती हूँ, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये क्या है, 1 डॉट एक्स क्यूब प्लस 0 डॉट एक्स स्क्वायर प्लस 0 डॉट एक्स प्लस 1 डॉट 1। ठीक बात है। इस तरह से ये सारे के सारे कोएफिशिएंट्स हमें मिल गए। अब सेंटर साइड पर कैलकुलेशन करते हैं। चलिए, सेंटर साइड पर हमें क्या करना है, 1 0 0 1 ये हमारा पॉलिनोमियल है और डेटा क्या है, डेटा इज 1 0 0 1 1 1 0 1 ये डेटा है। और साथ में क्योंकि 4 बिट का पॉलिनोमियल है तो यहां 3 0 हमने अटैच कर ली। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 1 0 0 1 1 0 1 और 3 जीरोस मैंने अटैच कर ली क्योंकि यहां पर 4 बिट का पॉलिनोमियल है। देखिए 1 0 0 1, ठीक है, लगाया इसको, दिस इज 0 0 0 0, ये ऑल जीरोस आ गए। तो हमने यहां से 1 1 0 1 चारों कॉपी किए। ठीक है, तो 1 0 0 1 क्या आया, 0 0 1 और ये 0 यहां कॉपी किया, 0 0 1, दिस इज 0। ठीक है, दिस इज 0 0 1 और यहाँ पे 0 आएगा, एक 0 हमने यहाँ से कॉपी किया, तो दिस इज 1 0 0 1 1 0 0 0, दिस इज 1। ठीक है, अब यहां से हमें एक 0 ये कॉपी करना है और एक 0 ये कॉपी करना है, दैट्स इट। तो ये हमारा यहां से बेटा सीआरसी बन गया, दिस इज आर सीआरसी, ये हमारा सीआरसी है। ठीक, तो जब सेंडर ने डेटा को भेजा, तो सेंडर ने डेटा भेजा और सीआरसी भेजा। डेटा क्या है, 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 और सीआरसी है हमारा 1 0 0। ये सीआरसी है और ये डेटा है, दिस इज डेटा एंड दिस इज सीआरसी। इस तरह से आपको शो करना है। ठीक है, अब रिसीविंग साइड पर देखिए एकेटीयू में बहुत चांसेस होते हैं जो क्वेश्चन पहले पूछे गए वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो एटलीस्ट जो न्यूमेरिकल्स आप देख पा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं वो न्यूमेरिकल आपको एज इट इज करके जाने हैं। ठीक है, एग्जैक्टली सेम ना भी आए लेकिन काफी कुछ मेथड सेम मिल जाता है। चलिए, तो रिसीविंग साइड पर अब हमने क्या किया, मान लीजिए, चलिए अब की बार हम क्या मान के चल रहे हैं, इस वाले में एग्जाम में आप दोनों केसेस शो करेंगे। मैंने लास्ट क्वेश्चन में एक केस दिखाया था, अगले क्वेश्चन में अब हम एरर वाला केस दिखा देते हैं। मान लो ये जो बिट है, ये बिट जो है वो एरर्ड हो गई। ठीक है, और जो रिसीव हुआ वो क्या हुआ, 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0। चेक कर लेते हैं, 1 0 0 1 फिर 0 1 0 1 1 0 0। ये कोड वर्ड जो है ये रिसीव हुआ रिसीवर को, ये वाला। ठीक है, ये जो बिट है ये 0 हो गई, ये वाली बिट एरर्ड हो गई। तो अब देखते हैं कि सीआरसी कैलकुलेशन में जो फाइनल रिमाइंडर जनरेट करेगा रिसीवर वो उसे 0 मिलता है या नहीं। अगर उसे 0 नहीं मिलता तो ये कहेगा कि जो ट्रांसमिशन था वो एरर ट्रांसमिशन था। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं, दिस इज 1 0 0 1 है ना, और ये क्या है, दिस इज 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0। चेक 1 0 0 1 0 1 0 और 1 1 0 0। ठीक है, अब चेक करें, 1 0 0 1 क्या आया, ऑल जीरोस। यहां से आपने 0 1 0 1 1 इतने कॉपी करने पड़े आपको, तब जाके आप फाइल आगे करेंगे। तो दिस इज 1 0 0 1 क्या हुआ, 0 1 0 0 और यहां से आपने क्या लिया 0 और यहां से भी आपने क्या लिया
0, ठीक है। फिर कैलकुलेट करो 1 0 0 1, क्या आया, दिस इज 1 0 0 0। तो देखो ये 0 0 1 आया, तो इसका मतलब रिजेक्ट। रिसीवर को सारे 0 नहीं मिले, तो रिसीवर क्या करेगा, उस कोड वर्ड को रिजेक्ट कर देगा। इस तरह से आप इसको दिखाएंगे, ठीक है। हमने यहां पर क्या दिखाया, एरर ट्रांसमिशन दिखाया। आप दोनों केस एग्जाम में शो कर सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक केस दिखाइए जहां पर करेक्ट ट्रांसमिशन हो, और दूसरा दिखाइए कोई भी एक बिट को आप एरर बना दीजिए, तो आप देखेंगे कि जो रिमाइंडर आएगा वो 0 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए अब ये देखिए, लगातार आप देख सकते हैं 23 में, 22 में, 21 22 में भी ये क्वेश्चन आया है, सेम क्वेश्चन है, एक आधी बिट का चेंज था। चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पॉलिनोमियल आपको यहां पर क्या प्रोवाइडेड है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1। तो डिवाइजर क्या आया आपका 1 0 1 1, है ना, ये आपका डिवाइजर बना। एक्स स्क्वायर वाला टर्म 0 हो गया, बाकी सारे 1 है। तो बस अब सेंडर साइड बना लेते हैं। सेंडर साइड पर क्या करेंगे, देखिए दिस इज 1 0 1 1 1 0 1 1 और 1 1 0 1 0, और ये 4 है तो यहां पर 3 0 हमने लगा लिए। 4 थे तो 3 0 लगा लिए, यहां कभी 5 आएंगे तो यहां 4 0 लगाएंगे, ठीक है। अब लगाओ, करो 1 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है। ऊपर से 0 कॉपी किया, दिस इज 1 0 1 1, अगेन 1 1 1 0, यहां से 0 कॉपी किया, दिस इज 1 0 1 1, फिर 1 0 1 0, फिर एक 0 कॉपी किया, दिस इज 1 0 1 1, तो दिस इज 1 0 0 0 एंड अगेन दिस 0 इज कॉपीड। तो बस ये जो लास्ट के 3 बिट बचा, नाउ दिस इज आवर सीआरसी। इस तरह से हम कैलकुलेशन करके इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब सेंडर ने जो कोड वर्ड भेजा वो क्या भेजा, पहले तो भेजा डेटा 1 1 0 1 0, ये तो हुआ डेटा, है ना, और साथ में भेजा CRC 0 1 0, दिस इज CRC एंड दिस इज डेटा। अगर ये करेक्ट CRC जनरेट हुआ तो चलो चेक भी हो जाएगा हमारा। तो रिसीवर साइड पर, ये रिसीवर साइड है, करेक्ट वाला केस हम चला के देख रहे हैं, ठीक है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूं, एग्जाम में आप करेक्शन पे भी दिखाएंगे और एक कोई बिट एरर करके उस पे भी दिखाएंगे। तो देखिए 1 0 1 1 और 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0, ठीक है। ये कोड आपका रिसीव हुआ। तो देखिए 1 0 1 1, क्या आया 0 1 1 0, तो ये ऊपर से 0 कॉपी किया, दिस इज 1 0 1 1, दोनों सेम है, अलग अलग है, 1 1 1 0 0 कॉपी हुआ, दिस इज 1 0 1 1, अगेन 1 0 1 0, और फिर यहां से 1 कॉपी हुआ, दिस इज 1 0 1 1, क्या आया 0 0 0, और फिर आपने यहां से भी 0 कॉपी कर लिया, तो इट इज रिसीव्ड एंड इट इज एक्सेप्ट। रिसीवर इसे एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जब इसका जो रिमाइंडर आया लास्ट 3 बिट जो देखने हैं वो हमारे 0 ही मिले। कितने 3 बिट देखने हैं, जितने 0 आपने ऐड किए थे डिवाइजर से एक कम, उतने ही लास्ट के 3 बिट आपको चेक करने, वो 0 आने चाहिए। तो इस तरह से CRC के ऊपर बेस कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे लगता है आप लोग इसको इजीली कर लेंगे, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, ठीक है बेटा। अब देखिए अगला है चेकसम, ये भी बड़ा सरल सा टॉपिक है। चेकसम इज अनदर एरर डिटेक्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन से इसे सॉल्व करेंगे। अगेन वही बात मैं कहूंगी कि क्वेश्चन से करके देखते हैं और उसके बाद हम इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे, एक बार में हमें सीधा सीधा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पहले करते हैं। क्या करना है, डेटा टू बी ट्रांसमिटेड इज दिस, ये जो डेटा है ये हमें ट्रांसमिट करना है और हमें कंसिडर करना है कि 8 बिट का चेकसम बनेगा। देखो बेटा
चेकसम हो, सीआरसी हो, पैरिटी हो, हम हमेशा क्या करते हैं, हम रिडंडेंसी का कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कि जो भी डेटा हम भेजेंगे उसके साथ हम कुछ रिडंडेंट बिट्स ऐड करके भेजेंगे। तो चेकसम भी एक रिडंडेंट कोड है जो साथ में ऐड होगा। बता रखा है कि 8 बिट का चेकसम हम क्रिएट करेंगे। तो जितने बिट का चेकसम आपको क्रिएट करना है ना, डेटा को उतने ही बिट के वर्ड्स में आपको डिवाइड कर लेना है। यहाँ देखो एग्जाम में जो दिया हुआ है या जो प्रॉब्लम दी हुई है, इस प्रॉब्लम का जो बिट पैटर्न है वो 8-8 बिट के बिट पैटर्न में हमें इन्हें डिवाइड कर लेना, 8-8 बिट के सेगमेंट्स हमें इन्हें बनाने हैं। ठीक है, तो पहले 8 बिट मैंने इसी तरह से लिखा हुआ है सेपरेट करके, ताकि मुझे कॉपी करने में प्रॉब्लम ना हो। एग्जाम में हो सकता है कि आपको बीच में स्पेस ना दिया जाए, तो आपको देखना पड़ेगा कितने कितने बिट के आपको सेगमेंट बनाने हैं, क्योंकि आपको जो चेकसम है वो 8 बिट का बनाना है, तो 8-8 बिट के सेगमेंट्स आपको डेटा से जनरेट करने हैं। ठीक बात है, इस तरह से आप इसके सेगमेंट्स बनाएंगे। अब देखिए कैसे बनेंगे ये, तो आप देख लीजिए 1 0 0 पहला सेगमेंट है, मैं सीधा लिख रही हूं 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1, ये पहला सेगमेंट, ये पहला सेगमेंट हो गया। फिर आ गया 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0, ये दूसरा सेगमेंट। फिर आया आपका 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 और 0 0, ये तीसरा सेगमेंट। 8-8 बिट के सेगमेंट बना दिए हमने डेटा के। ठीक है, और फिर 1 फॉलोड बाय 4 zeros, 1 1 2 3 4 फॉलोड बाय 4 zeros, देन 1 0 0, देन 1 0 0, हो गया डेटा फिर पूरा खत्म। 4 कोड सेगमेंट्स बना दिए। अब इन सारों सेगमेंट्स को हमें बाइनरी एडिशन करना है, नॉर्मल बाइनरी एडिशन जिसे करते हैं वो बाइनरी एडिशन हमें यहां पर परफॉर्म करना है। करिए 1 1, दिस इज 1 + 1 मतलब 0, कैरी कितना आया 1, 1 + 1 इज 1 0। मुझे लगता है बाइनरी एडिशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है बाइनरी एडिशन, 1 + 1 इज 1 0, ठीक है, और 1 0 + 1 इज 1 1, बस यही बात है। और ऐसे ही 1 1 + 1 इज 1 0 0, ठीक है। तो मुझे लगता है ये चीज देखो 1 + 1 0 और 1 कैरी, 1 + 1 1 0, इस तरह ये सारी जो चीजें हैं ये हमें यहां पर ध्यान रखना है, बस इन चीजों का यूज कर लेना है। ठीक है, अब देखो 1 + 1 0 कैरी 1, तो 1 + 1 फिर 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, देख लेते हैं हमने, ठीक है। फिर 1 + 1 इज 0 + 1 इज 1 कैरी 1, और 1 + 1 इज 0 कैरी 1, और यहां पर क्या आ गया देखो 1 + 1 इज 1 0, 1 0 + 1 इज 1 1, 1 1 + 1 इज 1 0 0। तो 0 तो हमने यहां ले ली, और 1 0 जो है वो हमारा एडिशनल आ गया। भाई जितने बिट हमने यहां लिए थे उतने देखो 8 बिट तो हमें मिल गए, और 8 बिट के एक्स्ट्रा ओवरफ्लो में हमें ये 2 1 0 एडिशनल मिले। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम चेकसम कैलकुलेशन करते हैं तो जो ओवरफ्लो वाले बिट्स होते हैं उन्हें भी हम निकाल के इसी में ऐड कर देंगे। तो क्या हुआ, ये 1 0 भी हमें इसी में ऐड कर देना है। ठीक है, ये वाला जो 1 0 है। अब क्या किया, 1 + 0 1, 1 + 1 0 कैरी, यहां 1 आया वो 1 यहां आ गया, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। ठीक है, फिर देख लेते हैं, दिस इज 1, 1 + 1 0 1 0 0 1 0 0। ठीक बात है। अब ये जो फाइनल एडिशन आया, नाउ परफॉर्म 1's कॉम्प्लीमेंट। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आपको परफॉर्म करना है। इसका 1's कॉम्प्लीमेंट आप कैसे निकालेंगे, जहां 0 है वहां 1 बना दीजिए, जहां 1 है वहां 0। तो जहां 0 है वहां 1 बनाओ, 1 1 0 1 1 0 1 0। अब जो ये बना, नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज चेकसम, दिस इज चेकसम। ठीक है, क्या किया हमने, फिर से सुनो एक बार। जो डेटा हमें भेजना है, जितने बिट का चेकसम हमें जनरेट करना है, उतने उतने बिट के सेगमेंट्स में हम डेटा को डिवाइड कर लेंगे। ठीक बात है। फिर उन सेगमेंट्स को बाइनरी एडिशन परफॉर्म करेंगे। अगर कोई ओवरफ्लो डिजिट्स आती हैं तो उन्हें बाद में ऐड कर देंगे। जो रिजल्ट आया उसका 1's कॉम्प्लीमेंट लेंगे,
वंस कॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू देखो 8 बिट की जो जनरेट हुई उसे हम कहेंगे 8 बिट का चेकसम जो हमने जनरेट करना था। दिस 8 बिट चेकसम इज जनरेटेड। अब जब ये डेटा जाएगा यूजर के पास, देखिए यहां लिख देती हूं मैं 1 + 1 इज 1 0। आपके फर्दर रेफरेंस के लिए जिन बच्चों को बाइनरी एडिशन में प्रॉब्लम होती है, 0 + 1 इज 1, 1 + 1 इज 1 0, है ना। 1 0 + 1 इज 1 1 एंड 1 1 + 1 इज 1 0 0। दिस इज हाउ दीज एडिशंस आर परफॉर्म्ड। ठीक है, नॉर्मल बाइनरी एडिशन। ठीक बात है। चलो अब जब सेंडर ने भेजा तो सेंडर ने क्या भेजा भाई, सेंडर ने इस डेटा के साथ चेकसम भेजा। तो क्या भेजा, डेटा प्लस चेकसम। डेटा और चेकसम जो था, ये चेकसम भेजा, वो डेटा और उसके बाद ये चेकसम लगा के सेंडर ने भेज दिया। रिडंडेंसी बिट्स हैं। तो जो रिसीवर है वो क्या करेगा, वो बिल्कुल एग्जैक्टली यही ऑपरेशन रिसीविंग एंड पर परफॉर्म करेगा। कैसे परफॉर्म करेगा, चेक डेटा के साथ डेटा बिट तो थी ही थी, अब डेटा बिट के साथ साथ वो चेकसम को भी साथ में ऐड करेगा, है ना। और साथ में ऐड करने के बाद देखेगा कि सारे ऑल वंस आ रहे हैं या नहीं। क्यों, क्योंकि ऑल वंस का जब वंस कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो सारे 0 आएंगे, है ना। तो चेक करते हैं, देखिए चलिए मान लीजिए ये इसने रिसीवर ने रिसीव किया, तो रिसीविंग साइड पर हम बना रहे हैं, ये रिसीवर पर है और ये सेंडर पर है, ये सेंडर साइड है। तो रिसीवर ने क्या करना है, देखिए 1 0 0 1 1 0 0 1, वही जो डेटा हमने यूज किया वही डेटा मैं दोबारा लिख रही हूं। दिस इज 1 1 1 0 0 1 0, देन 0 0 1 0 0 1 0 0 और फिर 1 4 टाइम्स 0 1 0 0। ठीक है, और साथ में ये तो 4 बिट का, 4 तो डेटा के सेगमेंट है। अब साथ में 8 बिट का ये चेकसम और हम ऐड कर देंगे बाद में, 1 1 0 1 1 0 1 0। ठीक है, ये क्या है, ये डेटा और ये हमारा है चेकसम। ठीक है, अब फिर बाइनरी एडिशन रिसीवर जो है वो अपने एंड पर परफॉर्म करेगा। करो, 1 1 मिला, दिस इज 1 + 1 0, ये क्या आया, दिस 1 + 1 इज ओके, दिस इज 1, देन 1 + 1 इज 0। कहीं कुछ गलती हुई है, चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। दिस इज 1, दिस 1 + 1 इज 0 एंड दिस कैरी इज 1, देन 1 + 1 इज 1 0 + 1 इज 1 1 1, कैरी इज 1, देन 1 + 1 इज 1 0 1 0 + 1 इज 1 1, है ना। 1 1 इज 1, कैरी 1, 1 + 1 इज 1 0 1 0 + 1 is 1 1 1, carry 1, then again 1 + 1 is 1 0 1 0 + 1 1 1 1 1 is 1, carry 1, then 1 + 1 is 1 0 + 1 1 1 is 1, carry 1, and again 1 + 1 1 0 1 1 1 1 + 1 is 1 0 0 and this is 1 0 1। तो दिस इज 1 और 1 0 आपका यहां पर एक्स्ट्रा आया। ठीक है, नाउ दिस 1 0 इज एडेड टू द होल ब्लॉक। तो क्या करेंगे, इस 1 0 को यहां पर हम ऐड कर देंगे। तो क्या मिला, दिस इज 1 1 1 1 1 1 1 1, मिल गए हमें 8 1s 4 and 4। ठीक बात है। तो देखिए ये क्या हो गया, इसका जब हम 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे, जब हम इसका 1s कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो 1s कॉम्प्लीमेंट लेने पर ये जो आया ऑल जीरोज, तो इसका मतलब एक्सेप्ट। बिल्कुल जो ऑपरेशन सेंडर ने परफॉर्म किया था, रिसीवर ने एग्जैक्टली वही ऑपरेशन परफॉर्म किया, चेकसम के साथ सबको जोड़ दिया,
अगर सारे वंस आए तो इसका मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट लेने पे सारे जीरो आएंगे ही आएंगे, तो इट विल एक्सेप्ट द मैसेज, मतलब देयर इज नो एरर इन द ट्रांसमिशन। अगर यहां पर कहीं कोई एरर आती तो ये लास्ट में ऑल वंस नहीं आते। ठीक है बेटा, बस इसी चीज को थ्योरी में लिखा हुआ है। देखिए चेकसम एरर डिटेक्शन का काम करता है। सेंडर साइड पर क्या करते हैं, एम बिट का अगर चेकसम बनाना है तो डेटा यूनिट टू बी ट्रांसमिटेड इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स ऑफ एम बिट्स। All the m bit segments are added. The result of the sum is then complemented using ones complement arithmetic. The value so obtained is called the checksum. The data along with the checksum value is transmitted to the receiver. ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने टू द पॉइंट लिखा हुआ है। रिसीवर साइड पर भी आप वही परफॉर्म करेंगे। अगर रिजल्ट जीरो आता है तो रिसीवर अज्यूम दैट देयर इज नो एरर अकर्ड इन द ट्रांसमिशन, रिसीवर एक्सेप्ट द डेटा। और अगर नॉन जीरो आता है तो रिसीवर अज्यूम कर लेता है कि देयर इज एरर अकर्ड इन द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड इट विल डिस्कार्ड द पैकेट एंड इट आस्क द सेंडर फॉर द रीट्रांसमिशन ऑफ द मैसेज, है ना। और बस इसका ये यहाँ पर डायग्राम है। एग्जाम में आपको थ्योरी में पूछा जाएगा तो डायग्राम बना के आना। ये देखो एन बिट्स के सेक्शंस बना लिए, एन बिट्स के सेक्शन बना लिए और साथ में फिर सबको ऐड कर दिया, ऐड करके सम मिला एन बिट्स का, उसको कॉम्प्लीमेंट करके एन बिट का चेक सम आपने साथ में लगा दिया। ठीक है, तो बस ये सारा का सारा एक साथ भेजा, यहाँ पर फिर दोबारा कैलकुलेशन करके देख ली। अगर सम में सारे वंस आए तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे रिसीवर, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट चेकसम। तो यहाँ हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, हमने एरर डिटेक्शन पढ़ा। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं चेकसम के, सारी एरर्स ऑड नंबर ऑफ बिट्स में जितनी एरर होती है ये सबको डिटेक्ट कर लेता है। इवन वाली भी मोस्टली डिटेक्ट कर लेता है। इजी टू इंप्लीमेंट है, रियल टाइम एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है। चेकसम और सीआरसी दो यूज होते हैं। रिक्वायर्स मिनिमल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सो इट डजंट स्लो डाउन द सिस्टम, है ना। सीआरसी में फिर भी कैलकुलेशन ज्यादा होती है, चेकसम में कम होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है, इफ वन और मोर बिट्स ऑफ सेगमेंट आर डैमेज्ड एंड करस्पॉन्डिंग बिट्स और बिट्स ऑफ द ऑपोजिट वैल्यू और ऑल्सो डैमेज्ड। ऑब्वियसली बात है, जब आप वन और जीरो को ऐड कर रहे हैं तो एक जगह वन अगर जीरो बन गया और दूसरी जगह जीरो अगर वन बन गया तो उनके एडिशन में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। तो सेम प्लेस की अगर दो वैल्यूज आपकी चेंज हो गई तो उस केस में यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा। इट कैन ओनली डिटेक्ट एरर बट कैन नॉट फिक्स और रिकवर कंप्यूटिंग करप्टेड डेटा। मतलब एरर डिटेक्शन टेक्निक है, ये नहीं बताएगा कौन सी बिट में एरर है। चेकसम एल्गोरिथम्स आर नॉट डिजाइन्ड फॉर सिक्योरिटी एंड कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड बाय द अटैकर। सिक्योरिटी कंसर्न है चेकसम में। ठीक है, तो ये चीजें कुछ बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। ये एकेटीयू में लेटेस्ट ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, सारे क्वेश्चन आपके इस लेक्चर में ऑलरेडी मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। थैंक यू बेटा।